फ्लूइड्स लेक्चर नंबर 1 शुभारंभ एक ऐसे चैप्टर का जो कि थोड़ा सा लंबा जरूर है बट इंटरेस्टिंग भी बहुत है। फ्लूइड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है फ्लूइड्स, क्या चीज है ये, ठीक है ना। ये चीज बहुत मस्त है। फ्लूइड्स क्या है? ये फ्लूइड वो है जो आपके आसपास इस टाइम फ्लो कर रहा है, जो बह रहा है। फ्लूइड का मतलब है बहना भैया, जो चीज फ्लो करती है, जो बहती है, वो क्या है? वो फ्लूइड है, ठीक है ना। गाना तो सुना है ना, बहती हवा सा था वो, ठीक है ना। तो जो बह रहा है, हवा बह रही है, यानी कि हवा फ्लूइड है, यानी कि एयर फ्लूइड है। मतलब गैसेस जो है वो फ्लो कर रही है, वो फ्लूइड के अंदर आ जाती है। जब गैस फ्लो करती है वो फ्लूइड के अंदर आ जाती है। इसके अलावा लिक्विड्स को भी आप फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हो, जो बहता है। जो बहता है वो फ्लूइड है, ये आप लोगों को याद रखना है। इस चैप्टर में जो बेसिक डिस्कशन है, जो ज्यादातर चर्चा है, वो फ्लूइड्स में लिक्विड को कंसीडर करके की गई है। हालांकि फ्लूइड्स गैसेस और लिक्विड दोनों को मिला के है, पर यहां पे ज्यादातर चर्चा किसके बारे में है? लिक्विड्स के बारे में। गैसेस पे भी चर्चा करते हैं बट ज्यादा नहीं, ठीक है ना। सो हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे फ्लूइड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, कैसे हम डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्या होता है पास्कल लॉ, इन सब पे चर्चा हम करेंगे। टाइम मिला तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं पास्कल लॉ और एक टॉपिक और मैं यहां लिख देता हूं, जो मेरी कोशिश है कि आज मेजरली आप लोगों को ये पास्कल लॉज और हम बैरोमीटर के बारे में डिस्कशन कर लें। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आज चाहता हूं कि हम डिस्कस कर लें, ठीक है ना। बैरोमीटर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। ये सब आज के सेशन में आप लोगों को मिलने वाला है। सो हम उम्मीद कर सकते हैं आज का सेशन फुली पैक्ड है भाई, ठीक है ना। अपने को समझना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एंजॉय करना है, राइट। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं इस चैप्टर के बारे में, तो अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। एक तो फ्लूइड जब मूव नहीं कर रहा, जब वो रेस्ट पे है, तब की चर्चा। और दूसरा जब फ्लूइड मूव कर रहा है, यानी कि मूविंग फ्लूइड के बारे में चर्चा, यानी कि फ्लोइंग फ्लूइड, यानी कि जब फ्लो कर रहा है। फ्लूइड का जो असली कैरेक्टर है वो फ्लो करना है, पर हम फ्लूइड को रेस्ट पे रखते हुए, आराम करते हुए, जब फ्लूइड आराम फरमा रहा हो तब क्या होगा प्रेशर, तब उसके बारे में चर्चा करेंगे हम रेस्ट पे। और मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स भी कहते हैं इसको। ये हो गया फ्लूइड स्टैटिक्स, रेस्ट का मतलब है आप इसको फ्लूइड स्टैटिक्स भी कह सकते हो, ठीक है ना, फ्लूइड का स्टैटिक्स पार्ट। और इसको हम डायनेमिक्स कह सकते हैं जब फ्लूइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बह रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों ब्रांचेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पे मेजर जो पोर्शन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रेशर से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड जब फ्लो करता है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्या उसका टेम्परेचर वगैरह के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कशन करते हैं। प्रेशर के बारे में यहां चर्चा करेंगे, क्या प्रेशर होगा, डेंसिटी के साथ क्या वेरिएशन होगा, डेंसिटी और हाइट वेरिएशन, ठीक है ना, हाइट के साथ कैसा वेरिएशन होगा। कुछ इस तरीके के टॉपिक्स आपको यहां पे मिलेंगे। पास्कल्स लॉ के बारे में आप चर्चा करोगे, क्या पास्कल लॉ होता है, इसके बारे में चर्चा करोगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को यहां डिस्कस करने को दिखाए जाएंगे, ये सब चीजें डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा डायनेमिक्स में काफी चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैं इसमें पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्या होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इस पे मैं चर्चा करूंगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करूंगा। प्लस हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इसमें, बर्नौलीज इक्वेशन, फेमस बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है ना, फेमस बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग कैपिलरी इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है कैपिलरी इफेक्ट, क्या होता है सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर, ये सब टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। ये मिला जुला पार्ट है, आप इसको स्टैटिक्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ऐसा है कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें काफी सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है इस पे चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल पूरा पैक्ड सेशन है। आज हम इन टॉपिक्स को कोशिश करेंगे कि काफी मैक्सिमम चीजें कवर कर लें। आई होप पास्कल लॉ से पहले का काफी सारा पोर्शन हम आज कवर कर लें। ओके, शुरू करता हूं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डेंसिटी के बारे में। भाई देखो, चर्चा का विषय ये है डेंसिटी, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। अब तो मैं थक गया डेंसिटी बताते बताते भाई,
डेंसिटी मास और वॉल्यूम का यहाँ रिलेशन है, उनका रेशियो है एक्चुअली। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी कहलाता है। यहां जिस हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं इसको वॉल्यूम मास डेंसिटी भी कहा जाता है। यहां पे लीनियर मास और एरियल मास डेंसिटी का कोई मतलब नहीं है, फ्लूइड पढ़ रहे हैं, यहां पे वॉल्यूम मास डेंसिटी ही पूछा जाएगा। तो यहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है? डेंसिटी। अब आप सोच के बताओ भाई, मेरे पास ये दोनों बोतल है, ये दोनों बोतल्स में बिल्कुल आइडेंटिकल, बस कलर ही तो अलग है, रंग ही तो अलग है ना? तो अगर मैं दोनों में पानी भर दूं, क्या ये दोनों का भारीपन एक जैसा ही नजर आएगा? क्या मुझे दोनों इक्वल मास की नजर आएंगी? है ना? मैं फील कर सकता हूं भाई, जितना पानी इसमें डाला उतना इसमें डाला, अगर दोनों को मैंने भर दिया, दोनों में सेम पानी भर दिया, दोनों में सेम लिक्विड भर दिया, तो दोनों एक जितनी भारी मुझे फील होंगी, यानी कि महसूस होंगी। हालांकि अगर मैं इसमें शहद भर दूं और इसमें भर दूं पानी, तो शहद वाली बोतल की अलग होगी कहानी, ये क्या होगा? भारी होगा, ये क्या होगा? हल्का होगा। ये भारी महसूस होगी, इसमें हनी है, इसके अंदर शहद है, शहद थोड़ी सी थिक होती है, गाढ़ेपन में होती है, उसी गाढ़ेपन को यहाँ डेंसिटी रेफर किया जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हो अगर सेम वॉल्यूम हो, उसमें जिसका मास ज्यादा आ जाए वो ज्यादा डेंसर है। ज्यादा डेंसिटी का मतलब ज्यादा मास। सेम वॉल्यूम में, देखने में वॉल्यूम सेम, दोनों को मैंने किससे भरा था? लिक्विड से भरा था, एक को शहद से, एक को पानी से। पानी हल्का होता है ना, देखा है ना आपने भी, पानी को फील करते हो ना, शहद तो काफी गाढ़ा होता है सर, होता है ना? तो डेफिनेटली यहां पे कहेंगे कि डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि सेम वॉल्यूम में ज्यादा मास जिसका होगा ना वो डेंसर होगा। तो यहां से हम ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट यार केजी मीटर क्यूब, ये तो कितनी बार पढ़ चुके हो, यूनिट डायमेंशन में भी पढ़ चुके हो आप लोग, है ना? तो इसकी जो डेंसिटी है, इसकी यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, पर ये कौन सी यूनिट है? एसआई। सब अब अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करना चाहोगे कि सर सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो ग्राम आ जाएगा केजी की जगह और सेंटीमीटर आ जाएगा मीटर की जगह। आप जानते हो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, यानी कि 10 की पावर 3 ग्राम, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ऐसा ही होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1000 ग्राम पर, अब 10 की पावर यहाँ पे जो 2 है ना, अगर 1 मीटर को देखें 10 की पावर 2 है, पर यहाँ मीटर क्यूब है, तो 10 की पावर 2 के साथ साथ यहाँ पे आपका एक 3 का फैक्टर, क्यूब वाला फैक्टर भी आएगा, और यहाँ तो चलो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यानी कि ऊपर बनी 10 की पावर 3 और नीचे बना 10 की पावर 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? तो यानी कि यहां पे हमें कितना मिला? 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो यानी कि हम लोगों को क्या समझ में आया? हम लोगों को समझ में आया 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। या फिर आप 10 की पावर -3 को यहां ले जाओ तो ये प्लस 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1000 केजी पर मीटर क्यूब होते हैं। ये भी हमें समझ में आता है, ठीक है ना? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1000 केजी पर मीटर क्यूब होते हैं, ये भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, सो ये आप रिलेशन याद भी रख सकते हो, और बहुत कॉमन भी है, हमें याद हो जाए तो अच्छी बात है। सो ये आप देख सकते हो डेंसिटी। मैंने डेफिनेशन आपके लिए ऑलरेडी लिख दी है। डेफिनेशन तो वैसे भी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं डेंसिटी की भाई, ठीक है? सिंपल सी इसकी जो डेफिनेशन है हमने लिख दी है। अब कुछ लिक्विड हैं जिनकी डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए, जिसमें से सबसे कॉमन क्या है भैया? ये जो मैं पीता रहता हूं, है ना, जो आपको भी पीना चाहिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, यानी कि पानी। तो हम यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। जो पानी होता है उसका डेंसिटी क्या होता है पता है ना आपको? बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं इस्तेमाल भी कर चुका हूं, याद है आपको? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना? अगर आप वाटर की बात करते हैं तो उसकी डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी मैं रो डब्ल्यू करके लिख रहा हूं। डेंसिटी के लिए जो सिंबल यूज कर रहा हूं ना बच्चों, वो कौन सा सिंबल है? वो ये सिंबल है। मैं ये सिंबल यूज कर लूं रो के लिए, ये बहुत कॉमन सिंबल है ना जो हम इस्तेमाल करते हैं। देखो यहां लिखा भी हुआ है ना? इस सिंबल को हम इस्तेमाल करते हैं। वाटर के लिए लिख रहा हूं इसलिए रो डब्ल्यू लिख रहा हूं,
ये आप याद रख सकते हो, सबसे आसान है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में याद रखना। ये सिंपली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही है। अरे पानी की डेंसिटी ही 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जिसको आप लिख सकते हो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये पानी की ही डेंसिटी है, ठीक है ना। यहां तो मैंने जस्ट यूनिट लिखी थी, ये तो जस्ट यूनिट बताने के लिए बताया था, बट वाटर की डेंसिटी ही एक्चुअली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। या फिर आप लिख सकते हो 1 किलोग्राम पर लीटर। आप याद रख सकते हो ये पानी की डेंसिटी होती है, ये पानी की डेंसिटी होती है, याद रखेंगे, ठीक है ना। पानी की डेंसिटी, ठीक है, वाटर की डेंसिटी, ये हम लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम्स में कि ये डेंसिटी हमें पता हो, तो यार याद रखोगे, इस डेंसिटी को भूलोगे नहीं आप, ओके। एक बात और याद रखना, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी होती है। जानती हो किस टेम्परेचर पे मान के चलते हैं? ये पानी की सबसे ज्यादा वाली डेंसिटी है। पानी बहुत ही अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब है सर, कैसे अजीबोगरीब है पानी? पानी ना एक ऐसा लिक्विड है जो 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे अपनी डेंसिटी मैक्सिमम रखता है। इसके बाद इसकी डेंसिटी घटती है और इससे कम टेम्परेचर पे भी घटती है। यानी कि सर आइस की डेंसिटी कम है? हाँ, आइस की डेंसिटी, जबकि वो सॉलिड में है। आप जानते हो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की कम, पर पानी के केस में ऐसा नहीं है। पानी जब जम जाता है, आइस बन जाता है, उसकी डेंसिटी एक्चुअली घट जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी कम है और 4 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा है। ओहो, जब पानी लिक्विड फॉर्म में है, जब वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो डेंसिटी ज्यादा है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस पे कम है। यस, यानी कि ये जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। ये किस टेम्परेचर पे है? एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये किस टेम्परेचर पे है बोलो? 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ये होती है। सो यहां पे मैंने कुछ और लिक्विड्स की डेंसिटी भी एक्सप्रेस कर दिया, आप देख सकते हो, जैसे कि एयर। भाई आपको सवालों में इसकी डेंसिटी दे देता है, तो एयर की डेंसिटी 1.225 केजी पर मीटर क्यूब, और अप्रोक्सीमेटली कई क्वेश्चंस में इसको 1 केजी पर मीटर क्यूब भी दिया जाता है, यानी कि इक्विवेलेंट टू 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो आप देख सकते हो ये हवा की डेंसिटी है, जो कि बहुत ही कम डेंस है। हवा की डेंसिटी बहुत ही कम है। वाटर की डेंसिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इसके अलावा मर्क्यूरी, भैया मर्क्यूरी बहुत ही कॉमन लिक्विड है, जो आप लोगों के इस पूरे चैप्टर में बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर मर्क्यूरी के बारे में बात करें तो मर्क्यूरी की डेंसिटी भी काफी ज्यादा है, ये काफी ज्यादा डेंसर है। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी की अगर हम बात करें, दिस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो मर्क्यूरी आप लोगों को लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर में। आप थर्मोमीटर्स वगैरह में भी इसको नॉर्मली देखते हो। ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। 13600 केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि आप देख सकते हो, आप इसको देख सकते हो 13.6 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, यानी मर्क्यूरी की डेंसिटी आप याद रख सकते हो। मैं Hg करके लिख रहा हूं, यही सिंबल आपने इसके लिए देखा भी होगा। 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर हम लिख सकते हैं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मर्क्यूरी की डेंसिटी है, ठीक है ना। मर्क्यूरी बहुत ज्यादा हैवी है, आप जानते हो, दिख रहा है ना आपको, ये डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, ये पानी से काफी ज्यादा हैवी है। पानी की क्या है? पानी की है 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, इसकी 13.6, यानी कि सर 13.6 टाइम्स ज्यादा डेंसर है ना। और ये तो 13.6 टाइम्स ज्यादा डेंसर है, किससे? पानी से। हम ज्यादातर लिक्विड्स को पानी से ही कंपेयर करते हैं, नापते हैं पानी से। पानी से कितना डेंस है, पानी से कितना कम डेंस है। हम हमेशा कोशिश करते हैं एक स्टैंडर्ड लिक्विड चूज करने की, एक ऐसा लिक्विड लेने की जिसके हम कंपेयर कर सके। बहुत सारे लिक्विड्स हैं, बहुत सारे फ्लूइड्स हैं जो पानी से ज्यादा डेंस है, बहुत सारे हैं जो पानी से कम डेंस है। तो जो फ्लूइड्स पानी से ज्यादा डेंस हैं उनको भी हम पानी से कंपेयर करेंगे, जो कम है उनको भी पानी से ही कंपेयर कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक टर्म बनाई है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैसियस फॉर्म में क्यों ना हो, उसकी डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, क्योंकि पानी की डेंसिटी स्टैंडर्ड है। कितनी अच्छी सी यूनिट है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि करना ही नहीं है, सिर्फ यूनिट काट देनी है। या फिर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर आप एसआई यूनिट्स ले रहे हो तो पानी की भी एसआई लेना, ऑब्जेक्ट की भी एसआई यूनिट ही लेना और फिर डिवाइड करना। अगर आप ऑब्जेक्ट की एसआई यूनिट ले रहे हो तो पानी की भी एसआई यूनिट लेना, ठीक है ना। सो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर सीजीएस ले रहे हो तो दोनों की सीजीएस भी ले लेना।
अगर आप पानी की सीजीएस ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट की भी सीजीएस लेना, बट दोनों की डेंसिटी को डिवाइड करके जो मिलता है वो होती है रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। डेंसिटी जैसे हम निकालते हैं उसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। मैं यहां बता देता हूं, अभी हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों सेम चीज है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ये दोनों सेम ही चीज है। ये क्या है? डेंसिटी कंपेयर विद वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मैं इसकी डेफिनेशन फिर से भी लिखवा दूंगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इससे ये पता चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट पानी से ज्यादा गाढ़ा है या कम। देखते हैं अभी, उससे पहले एक क्वेश्चन जरूर करवा देता हूं, जो भी क्वेश्चन मैंने दिखाया भी था। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसी मिक्सचर की डेंसिटी कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, चाहे केमिस्ट्री में बोले, फिजिक्स में बोले, कहीं भी पूछ सकता है भाई। सेम सवाल केमिस्ट्री में भी आ सकता है, सेम सवाल फिजिक्स में भी आ सकता है। ये ऐसा टॉपिक है। क्या है, अगर हम दो लिक्विड को मिक्स कर दें तो क्या होगा? मान लो मिक्सिबल है लिक्विड जो मिक्स हो जाते हैं। केमिस्ट्री में तो ये वर्ड सुना होगा आपने, मिक्सिबल सुना है आपने, सुना होगा केमिस्ट्री में मिक्सिबल। मिक्सिबल का मतलब जो मिक्स हो जाते हैं, जो मिक्स हो जाते हैं उन लिक्विड्स को मिक्सिबल कहते हैं, यानी कि द लिक्विड्स दैट मिक्स टुगेदर। ठीक है ना, वो मिक्स हो जाएंगे, जैसे पानी और दूध मिक्स हो गए, मिक्सचर बना दिया उसने, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं। तो उसने अभी क्या कंडीशन रखी? अभी तक हमें डेंसिटी पता चल गया, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब आप देखो ध्यान से, यहां कंटेनर में एक लिक्विड आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है, येलो कलर का लिक्विड नजर आ रहा है ना। इस लिक्विड का मास कितना है? m1। इसका वॉल्यूम कितना है? v1। इसकी डेंसिटी कितनी है? ρ1। ओहो, इस लिक्विड का मास m1, इस लिक्विड का वॉल्यूम v1 और इसका डेंसिटी कितना हो गया? बोलो, ρ1। ऐसे ही दूसरा लिक्विड ले लिया मैंने, ब्लू कलर का लिक्विड ले लिया, इसका मास m2, इसका वॉल्यूम v2, इसका डेंसिटी ρ2। तो दो लिक्विड, उनके मास और उनकी वॉल्यूम, उनकी डेंसिटी दे दी। अब आप इनको मिला दो, आपस में मिक्स कर दो। मिक्सिंग करके मैंने यहां डाल दिया, ठीक है ना, मिक्सिंग करके मैंने यहां डाल दिया। तो क्या क्या चीजें जो डायरेक्टली जुड़ जाएंगी? अगर आप दो लिक्विड को मिक्स करोगे, क्या चीज एग्जैक्टली जुड़ जाएगी? सोचो, मास जुड़ जाएगा सर। अगर एक लिक्विड 25 ग्राम है और दूसरा 20 ग्राम है, तो दोनों मिला के 25 प्लस 20 45 ग्राम लिक्विड बना देंगे। वॉल्यूम ऐड हो जाएगी, है ना सर। अगर एक की वॉल्यूम अगर मान लेते हैं 50 ml है, दूसरे की 25 ml है, तो 75 ml हो जाएगी, यानी कि मास और वॉल्यूम जुड़ जाएंगे। फिर आप क्या कर सकते हो? डेंसिटी निकाल सकते हो, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम कर सकते हैं ना, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, ऐसे कर सकते हैं। पर सवाल कैसे आता है? सवाल अलग कैटेगरी से आता है। आप लोगों को एग्जाम में क्या होगा, दो लिक्विड दिए होंगे और आपको बोला होगा या तो दोनों का मास सेम है, या फिर बोला होगा दोनों की क्या सेम है? वॉल्यूम। तो दो कैटेगरी के सवाल आते हैं। ये कैटेगरी 1 है, तो ये हमारी पहली कैटेगरी है, जिसमें मैंने आपको पता है क्या बोल दिया है, दोनों लिक्विड को आप मिक्स तो कर रहे हो। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये मेरी पहली कैटेगरी है, इसमें अगर हमने दोनों लिक्विड को मिक्स किया है तो मैंने एक कंडीशन रखी है। कैटेगरी 1 ये है कि अगर मैं दो लिक्विड मिक्स कर रहा हूं, जैसे मान लो इन बॉटल में दो लिक्विड्स हैं और दोनों का वॉल्यूम आपको अलग नजर आएगा, पर मैंने मान लिया दोनों का मास सेम है। अलग अलग लिक्विड्स है, दोनों की डेंसिटी अलग है पर मास सेम है। तो आप देख सकते हो दोनों की डेंसिटी मैंने मान ली अलग है ना, यानी कि डिफरेंट डेंसिटी है। अगर हम रो की बात करें, दोनों की डिफरेंट है, ठीक है ना। वॉल्यूम दोनों की डिफरेंट है, बट सिर्फ जो मास है वो कैसा मैंने कंसीडर किया है, जो मास है वो कैसा है, दोनों का सेम है। ये कंडीशन है। तो ऐसे में मुझे इफेक्टिव डेंसिटी पूछेगा और आपको दोनों की डेंसिटी बतानी, दोनों की डेंसिटी दे रखी होगी ρ1 ρ2, और आपको मिक्सचर की डेंसिटी बतानी है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो ऐसे में एक सिंपल सा फॉर्मूला बन के आएगा, वो मैं दिखाता हूं, डिराइव करके दिखाता हूं, ठीक है ना, बहुत आसान है भाई। आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम है। मैंने दोनों के मास सेम मान लिए, मैंने मान लिया दोनों के मास सेम है, दोनों के मास को मैंने m ले लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका मास कितना था? m था सर। इसका मास कितना था? m था, क्योंकि सर m1 और m2 तो सेम लिए हमने, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा m प्लस m, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं सर टोटल मास 2m हो गया, है ना। टोटल मास कितना हो गया? 2m हो गया, यानी कि मैं टोटल मास को लिख देता हूं यहां पे 2m, ओके। अब टोटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, मैं मान लेता हूं भैया इसकी वॉल्यूम v1 है, इसकी वॉल्यूम v2 है, तो जो टोटल वॉल्यूम होगी, मैं अगर ध्यान से देखूं, उस वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? सिंपली v1 प्लस v2। अब हमें डेंसिटी निकालनी है, ओके। सो आप अगर पहले वाले लिक्विड की बात करो, पहले वाले लिक्विड के लिए जो डेंसिटी है ρ1, वो होगी m डिवाइडेड बाई v1,
यानी कि मैं V1 को लिख सकता हूं m डिवाइडेड बाय रो 1। ऐसे ही आप V2 को क्या लिख सकते हो, m डिवाइडेड बाय रो 2 लिख सकते हो ना, m डिवाइडेड बाय रो 2। इसको यहां पे डाल दो, सिंपल है। यानी कि यहां से आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय V1 की जगह हम डाल देंगे m बाई रो 1 प्लस m डिवाइडेड बाय रो 2, सिंपल। और यहां से अब आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, बच्चों वाला है ना सर, बहुत ही बच्चों वाला। m से m कट जाएंगे, यहां से आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय रो 1 प्लस 1 बाय रो 2। नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा रो 1 रो 2, और यहां से एलसीएम ले रहे हो ना, रो 1 रो 2 मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ आएगा रो 2, यहाँ आएगा रो 1, यानी कि ऊपर आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2, और ऊपर क्या था 2। अब इस रो 1 रो 2 को ऊपर ले जाओ तो यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस रो 2, जो कि एक डेरिवेशन का पार्ट है। चाहे तो आप इसको डायरेक्टली याद रखो तो भी आसान हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आपको ये डायरेक्टली याद है तो भी आसान हो जाएगा। यानी कि सिंपली सर स्पष्ट शब्दों में अगर लिखें, ऐसे केस में, ऐसे मिक्सचर में जहां दोनों मासेस सेम दे रखे हो, वॉल्यूम अलग दे रखा हो, डेंसिटी अलग दे रखी हो, तो जो मिक्सचर की डेंसिटी आती है ना सर, उसका फॉर्मूला अपने को पता चल गया है। मिक्सचर की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिल गया अपने को पता चल गया भैया, जो मिक्सचर है ना अपना, उसकी डेंसिटी आएगी 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ डेंसिटी। ये अपना फाइनल फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट, जो भी आप बोलना चाहो, ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको अगर आप एक ही बार में लगाओगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। अब मिक्सचर की डेंसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, ये कौन सा केस था, जहां मास सेम था, वॉल्यूम अलग है। ठीक है ना, सेम मास अलग वॉल्यूम, सेम मास अलग वॉल्यूम। उल्टा कर दो सर, सेम वॉल्यूम कर दो, अलग अलग मास कर दो, यानी कि दूसरी कैटेगरी का सवाल कर दो, कैटेगरी 2। यानी कि अब कैटेगरी मैंने बदल दी, कैटेगरी 2, यानी कि अब वॉल्यूम सेम है, मास अलग है। जो वॉल्यूम इसका है V1 वही वॉल्यूम इसका है V2। तो यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है, अगर मैं V1 V2 दोनों को सेम मान लेता हूं V, तो जो टोटल वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी 2V। ठीक है ना, जो टोटल वॉल्यूम है ना वो कितनी हो जाएगी 2V। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम और मास हमेशा ऐड होता है ना बच्चे, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी 2V, V प्लस V 2V। और मास की बात करें, अगर हम टोटल मास की बात करें, मिक्सचर में जो टोटल मास हो जाएगा वो तो सिंपली क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है ना, m1 प्लस m2, ये टोटल मास हो जाएगा। ओके, सो वही हम कर सकते हैं, टोटल मास के लिए हम कर सकते हैं यहाँ m1 प्लस m2, टोटल वॉल्यूम के लिए हम लिख सकते हैं 2V, टोटल वॉल्यूम के लिए लिख सकते हैं 2V। अब आप जानते हो m1 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो डेंसिटी पहले वाले का है वो है रो 1 इज इक्वल्स टू m1 बाई v, है ना। और अगर हम ध्यान से देखें, यहां से हम m1 को लिख सकते हैं रो 1v, ऐसे मैं m2 को क्या लिख सकता हूं रो 2v। बस यहां पे डाल दो, यहां पे हम क्या डाल सकते हैं इसको, रो 1v प्लस रो 2v डिवाइडेड बाई 2v, v से v यहां पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो मेरी डेंसिटी आएगी वो आ जाएगी रो 1 प्लस रो 2 बाय 2, ये मेरी इफेक्टिव डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है ना, v से v कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बना हमारा अपने पास, फाइनल आंसर यहां लिख देते हैं। यानी कि अब इस मिक्सचर की जो डेंसिटी है, जो मिक्सचर की डेंसिटी है वो सिंपली ऐसे लग रहा है जैसे एवरेज लेते हैं, है ना, लाइक एवरेज रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। तो यानी कि अगर आपको दोनों लिक्विड का वॉल्यूम बराबर दे दे, मास अलग दे, तो भी कोई डरने वाली बात थोड़ी ना है। वॉल्यूम बराबर दे दे और दोनों की डेंसिटी दे दे, मास की इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं सर अपने को। अगर उसने क्वेश्चन में बोल ही दिया कि दोनों का वॉल्यूम बराबर है और दोनों की डेंसिटी दे दी क्वेश्चन में, और हमें m1 m2 दिया भी नहीं, तो जरूरत कहां है, किसको जरूरत है m1 m2 की, है ही नहीं सर, है ना। ऐसे पिछले क्वेश्चन में अगर आपको क्या दे दे, क्लियरली वो आपको क्या दे दे, दोनों की डेंसिटी दे दे और हमें बोलते दोनों का मास बराबर है, तो भी मुझे ना वॉल्यूम चाहिए ना मुझे मास चाहिए, मैं तो ऐसी डेंसिटी निकाल लूंगा 2 रो 1 रो 2 डिवाइड बाय रो 1 प्लस रो 2। देखो आपके फाइनल फॉर्मूले में ना मास आ रहा है किसी लिक्विड का, ना वॉल्यूम आ रही है, देख रहे हो। तो मुझे तो बस डेंसिटी दे दो और ये बता दो क्या दोनों का मास सेम है या दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो अगर ऐसा है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम अगर दोनों का मास सेम है तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस रो 2, और अगर वॉल्यूम सेम है तो रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय 2। और कुछ भी सेम ना हुआ सर तो सिंपली हम टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम करेंगे बेटे, फिर कोई धैर्य नहीं है, फिर तो हमें करना पड़ेगा।
टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। फिर तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। अब आप कह सकते हो सर अगर 2 से ज्यादा लिक्विड होते, ठीक है ना, जैसे कि इस केस में अगर सर 2 से ज्यादा लिक्विड आ जाए तो हम क्या करें, ठीक है ना, मोर देन 2 लिक्विड, सर 2 से ज्यादा लिक्विड दे दे, मोर देन 2 लिक्विड, सर 2 लिक्विड से ज्यादा दे दे, है ना। अगर हम ध्यान से देखें, मैं मान लेता हूं n है मेरे नंबर ऑफ लिक्विड जिनको मैं मिक्स कर रहा हूं, नंबर ऑफ लिक्विड्स क्या है उनके पास, विद सेम मास, विद सेम मास। अगर इतने लिक्विड है और सेम मास है, बहुत सारे लिक्विड दे दिया आपको, 10 लिक्विड दे दिए, सभी का सेम मास है, तो वॉल्यूम सबकी अलग होगी, पर डेंसिटी दे दी रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 ऐसे, ठीक है ना। तो n लिक्विड्स विद सेम मास, तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा n डिवाइडेड बाय, यहां पे हम लिख सकते हैं जो टोटल डेंसिटी है ना, n डिवाइडेड बाय जो फाइनल हमारी मिक्सचर की डेंसिटी है, मैं m मिक्सचर लिख देता हूं, दिस इज 1 बाय रो 1 1 बाय रो 2 टिल 1 बाय रो n। क्या ये एक्सप्रेशन देखे देखे से लग रहे हैं, ये आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में देखे थे एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालने के लिए, है ना, जब इक्वल डिस्टेंस होता था, इक्वल टाइम इंटरवल होता था, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते थे ना, जब किसी जर्नी को इक्वल डिस्प्लेसमेंट में इक्वल डिस्टेंस में बांट कर देते थे तो कुछ इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, इक्वल टाइम की बात करते थे तो कुछ एवरेज जैसा आ जाता था, ये बिल्कुल वैसा ही है। यानी कि अगर आपको मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी है यहाँ पे, तो आपको n मतलब नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास लिक्विड्स दिए हैं, अगर 5 दिए हैं तो 5 डिवाइडेड बाय रो, अगर 10 दिए हैं तो 10 डिवाइडेड बाय रो, अगर 2 ही लिक्विड है तो 2 डिवाइडेड बाय रो। तो आप यहां से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम लोगों को ये वाला केस दे दे, ठीक है ना, फॉर n लिक्विड्स, फॉर n डिफरेंट लिक्विड्स, अगर हमें डिफरेंट लिक्विड्स के बारे में बोले विद इक्वल वॉल्यूम, अब यहां पे जो वॉल्यूम है सभी का सेम है, ठीक है ना, तो इस केस में अगर हम मिक्सचर की बात करें तो यहां से जो डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा बहुत सिंपल है, रो 1 रो 2 10 जितने भी लिक्विड्स हैं हमारे पास, रो n डिवाइडेड बाई n। तो आप ऐसे देख सकते हो, इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी, याद करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ना, बहुत सिंपल है, याद रख लोगे इसको। पहले केस में मास सेम था, इसमें वॉल्यूम सेम थी, वॉल्यूम सेम में ये वाला केस बनेगा। ओके, कमिंग बैक टू डेंसिटी अगेन, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इसी को हमने कहा था स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो मैंने कहा था अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को किसके टर्म में मेजर करेंगे, पानी के, यानी कि पानी से चेक करेंगे भैया कोई चीज पानी से कितनी भारी है, कोई चीज पानी कितनी हल्की है, इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। जैसे मुझे बताना यार ये पर्टिकुलर लिक्विड ना बहुत हैवी हैवी सा लग रहा है, भारी भारी सा, तो आपका मन करेगा कंपेयर करूं ये पानी से ज्यादा गाढ़ा लग रहा है या कम, ज्यादा हैवी लग रहा है या कम, तो आप पानी से कंपेयर करोगे। अगर वो पानी से ज्यादा हैवी है तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा आएगी, पानी से कम हैवी है तो कम आएगी। कैसे, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर आप फॉर्मूला ही देखोगे उसी से समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि भैया डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की ही बात कर लेते हैं, मैं जानता हूं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और मैं वाटर को भी जानता हूं, पानी को भी जानता हूं, इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी चाहिए ऑफ मर्क्यूरी, अगर मैं मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी में इंटरेस्टेड हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मर्क्यूरी की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करना है। तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपस में ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे यूनिट्स, तो बचेगा क्या 13.6। आ रहा है समझ में, क्या बचा हमारे पास 13.6, यानी कि पानी हल्का है, मर्क्यूरी भारी है, आपकी जो डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा है, आपकी मर्क्यूरी की डेंसिटी, आपके जो लिक्विड आप ले रहे हो उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, वो वाटर से ज्यादा यहां पे डेंस है ना, यानी मर्क्यूरी 13.6 टाइम ज्यादा हैवी है। कहने का मतलब है अगर ये 1 लीटर है, आपको पता है इसके अंदर पानी है तो ये कितना होगा, 1 लीटर के अंदर 1 किलोग्राम पानी आ जाता है, तो आप जानते हो 1 लीटर वाली बॉटल में कितनी मर्क्यूरी आ जाएगी, 13.6 kg, क्योंकि वो 13.6 टाइम्स ज्यादा हैवी है। इसके अंदर मर्क्यूरी भर लूंगा, उठाई भी नहीं जाएगी मुझसे, हालांकि मेरे डोले शोले हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना, मैं उठा लूंगा, पर फिर भी बहुत भारी हो जाएगा भाई, ठीक है ना। सो आप लोग देख सकते हो
कि अगर हम ध्यान से देखें, मर्क्यूरी 13.6 टाइम्स हैवी देन वाटर, पानी से 13.6 टाइम्स ज्यादा। अच्छा, अगर अब मैं बोलूं कोई ऑयल है ना, मैं शीशी लेके आया, तेल की शीशी, ठीक है, वो ऑयल है और मुझे देखने में लग रहा है हल्का हल्का है, ऑयल तैरता है ना पानी पे तो वैसे ही पता चल जाता है हल्का हल्का सा है थोड़ा, ठीक है ना। मान लो हमें पता चल गया 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर आप रिलेटिव डेंसिटी की बात करोगे ऑयल की, आप बोलोगे कि नहीं सर रिलेटिव डेंसिटी के बारे में चर्चा करो, तो अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें ऑयल की तो ऑब्वियस सी बात है वो 0.8 ही आएगी, क्योंकि यूनिट तो कट ही जाती है ना, ठीक है ना, यूनिट तो कट ही जाती है। आप किसी भी यूनिट में कर सकते हो बच्चे, दोनों यूनिट्स फिर एसआई में रखना या दोनों सीजीएस में। यहां मैंने मर्क्यूरी की भी सीजीएस में रखी थी, पानी की भी सीजीएस में, ऑयल की भी सीजीएस में रखी है, पानी की भी, तो आंसर 0.8 ही आएगा। चाहे मैं किसी भी यूनिट्स में रेशियो लूं, चाहे एसआई यूनिट्स रखूं तो दोनों की एसआई, सीजीएस रखूं तो दोनों की सीजीएस, ऑब्जेक्ट की भी और वाटर की भी, आंसर हमेशा यही आएगा। यानी कि सर इन शॉर्ट जो सीजीएस यूनिट में डेंसिटी होते हैं बस उसकी यूनिट हटा दें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो नंबर आता है वही रिलेटिव डेंसिटी होता है। हाँ, पानी की अपनी रिलेटिव डेंसिटी देखूं तो 1 ही होगी, पानी की पानी से क्या देखना, पानी को पानी से कंपेयर करोगे तो रिलेटिव डेंसिटी 1 आ जाएगी। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे जो पानी से ज्यादा डेंसर है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी, जिनकी भी डेंसिटी 1 से बड़ी होगी इसका मतलब है रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ा होने का मतलब वो पानी से ज्यादा हैवी है, ठीक है ना। सो आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे क्लियरली लिख सकते हो, अगर आपकी रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 आए तो इसका मतलब वो लिक्विड, वो फ्लूइड हैवी देन, वो क्या है, अगर हम ध्यान से देखें इट विल बी हैवियर देन वाटर, वो पानी से ज्यादा हैवी है। और अगर आपकी रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आ जाए तो वो लाइटर देन वाटर हो जाता है, पानी से हल्का। डेसिमल में अगर आपकी आने लग जाए, मतलब पॉइंट्स में 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, सिर्फ डेसिमल्स में ही अगर आपका आंसर आने लग जाए, सिर्फ डेसिमल, ऐसे मत कहना 2.6 भी तो डेसिमल है, नहीं, फिर वो 2 है, 2 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा डेसिमल यानी कि 0.5 0.4 0.9, इन सभी की डेंसिटी वाटर से कम है। बर्फ की अगर आप जानना चाहते हो, डेंसिटी ऑफ आइस अप्रोक्सीमेटली 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। पानी से हल्का है या भारी, खुद सोचो, पानी से हल्का है या भारी, बिल्कुल हल्का है। वाटर की 1 है, इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वो 0.9 होगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। प्रेशर, ये क्या है प्रेशर, हमने ये वर्ड पहले भी सुना हुआ है, बहुत जगह आप लोग इसकी चर्चा करते हो। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का मतलब क्या होता है, और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है प्रेशर के बारे में, हमने सिर्फ जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम लोग हम यूनिट्स डायमेंशन में डिस्कस कर रहे थे, वहां प्रेशर का फॉर्मूला हम ऑटोमेटिकली पढ़ चुके होते हैं, फोर्स अपॉन एरिया हम इसको बोल देते हैं, वैसे इसका मतलब होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो आप इसमें जरूर लिखें, इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इसका क्या मतलब है सर, थ्रस्ट क्या होता है, हम तो यहां प्रेशर सीखना चाहते थे, आप तो एक नई चीज लिया है थ्रस्ट, ये क्या बला है सर, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, इस पे भी चर्चा करूं। थ्रस्ट कैसी बात है, थ्रस्ट का मतलब है दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है। अगर मुझे इस बोर्ड पे प्रेशर लगाना है तो मुझे इसको दबाना है, तो मैं फोर्स कैसे लगाता हूं, इसके परपेंडिकुलर। अगर मैं इसके पैरेलल फोर्स लगाऊं तो मैं इस पे कोई दबाव नहीं डाल रहा। किसी भी सरफेस पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, किसी भी सरफेस पे, फॉर एग्जांपल ये मेरा सेलफोन है, इसकी सरफेस पे मुझे फोर्स लगाना है, तो मैं पेन से ऐसे दबाऊंगा ना तब फोर्स लगेगा। पैरेलल फोर्स लगाने से इस पे कोई दबाव नहीं होगा। तो दबाव ऑब्जेक्ट तब महसूस करता है, कोई भी सरफेस दबाव तब महसूस करती है जब उस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगे, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कोई भी सरफेस प्रेशर तब फील करती है, प्रेशर तब फील करती है जब फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगे,
पैरेलल फोर्स क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लगे। पैरेलल फोर्स के बस की प्रेशर लगाना थोड़े ना है सर, परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है वो प्रेशर लगाता है, पैरेलल फोर्स नहीं। तो इसका मतलब क्या है, मान लो बच्चे आपके पास कोई सतह है, ये कोई सरफेस है और यहां पे इसका कुछ एरिया है ना, तो यहां पे फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरीके से फोर्स लगाया जा रहा है, इस सरफेस एरिया पे कोई फोर्स लगाया जा रहा है। मान लो जो इसका सरफेस एरिया था वो ए था, और जब आप फोर्स लगा रहे थे वो फोर्स कितना दिया गया आपको, एफ दिया गया। क्या फोर्स सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, नहीं है। इसके दो कंपोनेंट होंगे सर, इसके दो कंपोनेंट होंगे। मान लो आपको ये एंगल दे दिया उसने, मान लो ये एंगल दे दिया थीटा, तो आप कहोगे सर फोर्स ऐसे लग रहा है ना, ये सारे फोर्स ऐड हो जाएंगे ना, ये फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं, तो फोर्स मेरा इधर लग रहा है, तो आप कहोगे सर इसका मतलब है इसके दो कंपोनेंट कर लिए जाएं, है ना। तो आपका एंगल अगर ये थीटा है तो ये वाला ऑल्टरनेट एंगल होगा थीटा, और आपका फोर्स का दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे फोर्स के, एक सीधा वाला यानी कि ये एफ कॉस थीटा, और एक नीचे वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा को ही मैं एफ परपेंडिकुलर कह रहा हूं, और एफ कॉस थीटा को मैं एफ पैरेलल कह रहा हूं। एफ परपेंडिकुलर का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और एफ पैरेलल का मतलब एफ कॉस थीटा यहां पे, यानी कि सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट यहां पे एफ पैरेलल कहा जा रहा है। तो यहां पे जो थ्रस्ट है वो हम किसको लिखेंगे, एफ परपेंडिकुलर को या एफ पैरेलल को? थ्रस्ट किसको लिखेंगे, एफ परपेंडिकुलर को। यानी कि हमारे इस सवाल में जैसे वो एंगल दिया था उसके हिसाब से एफ परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा है। हमारे इस केस में वो एफ साइन थीटा बन गया। हर बार एफ साइन थीटा हो जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है थीटा कौन सा एंगल दिया बेटा। जरूरी थोड़ा ना हो सकता है इस एंगल की जगह ये वाला एंगल थीटा दे दिया होता, फिर थोड़े ना मैं एफ साइन थीटा कहता। तो यानी कि हमें एफ परपेंडिकुलर याद रखना है, फोर्स का हमेशा वो कंपोनेंट ले लेना है एग्जाम में जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि आप इसको ही थ्रस्ट कह सकते हो, कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अब प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे, अब प्रेशर जो होता है वो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है। तो जो भी आप थ्रस्ट लगा रहे हो पर यूनिट एरिया, जिस एरिया पे लगा रहे हो, ठीक है, और थ्रस्ट सिर्फ एक कंपोनेंट है, तो थ्रस्ट मेरी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सिर्फ एक कंपोनेंट है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो यानी कि आप लोग याद रख सकते हो प्रेशर भी जो एक क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। ये भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये फोर्स अपॉन एरिया नहीं है, ये फोर्स का कंपोनेंट बाय एरिया है, तो ये स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। दिस इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। बाकी यूनिट तो आप जानते ही हो, चाहे फोर्स हो या उसका कंपोनेंट हो, यूनिट तो आप जानते ही हो, पहले भी आप बहुत बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हो। एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, डिवाइडेड बाय एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, चलो डायमेंशन पे चर्चा कर लेते हैं। डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की होती है, हम जानते हैं mlt माइनस 2, और डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर करोगे तो ml माइनस 1 t माइनस 2। mlt माइनस 2 होती है फोर्स की, डिवाइडेड बाई एरिया करोगे तो यानी कि आप m स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखोगे एल स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है ना। सो ये पूरा प्रेशर के बारे में कि प्रेशर क्या होता है। इन जनरल प्रेशर यही होता है, यानी कि प्रेशर हमेशा यही मिलेगा, फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, ओके। सो यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं क्या सर, अगर हम एरिया को प्रेशर से मल्टीप्लाई करें, अगर हम एरिया को प्रेशर से मल्टीप्लाई करें तो वो फोर्स मिलेगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। हमें कौन सा फोर्स मिलेगा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब होता है, हम बहुत बार बोल देते हैं यार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है, भाई हमारे आसपास बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स दबा के कोलिजन कर रहे हैं, हमसे टकराए जा रहे हैं, कोई यहां से टकरा रहा है, कोई यहां से टकरा रहा है। सर दर्द नहीं हो रहा, सर लग नहीं रहा, सर फील नहीं हो रहा, सर फील नहीं आ रहा, कहां टकरा रहा है हमें पता नहीं चल रहा है ना, फील नहीं हो रहा है ना सर, टकरा रहा है पर पता नहीं चल रहा है सर, फील ही नहीं है सर, टकरा भी रहा है सर, फील नहीं आ रहा है सर, फील कैसे आएगा,
भैया ये कोलिजन्स जो हैं आपको फील लेने हैं तो आप लोगों को एटमॉस्फेयर के बारे में समझना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर एक प्रेशर लगाती है, पर ये कोलिजन्स हमें फील इसलिए नहीं होते क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है ना, पता नहीं चल रहा है। अगर दर्द होता तो सर पता चल जाता, ठीक है ना। बट फील करना है तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, हम कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं। आज नहीं, मैं करा के दिखाऊंगा कुछ एक्सपेरिमेंट, एक दो हिंट दूंगा आज, बट हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं जिससे आप इसको फील भी ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट तो ये है, जैसे कि आपके पास कोई भी कंटेनर होता है, खाली ढक्कन होता है, आप इसके अंदर से एयर को सक करके बाहर निकाल सकते हो। एटमोस्फेयर को बाहर खींच लो, जैसे कि मैं करके दिखाता हूं। देखो ऐसे मुंह से सक कर सकते हो, देखो अभी मेरे हाथ पे चिपक गया था, है ना, चिपका था ना। तो आप लोग भी ऐसे करते रहते हो, पेन के ढक्कन से कर सकते हो, आप इसके अंदर से एयर को सक कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो एटमॉस्फेयर को, और फिर ये आपके हाथ पे ऐसे चिपक जाता है। चिपक गया था ना अभी, जैसे मैंने किया था, मैं फिर से कर सकता हूं। ये देखो चिपक गया, अच्छे से चिपक गया। अब देखो ये नहीं गिर रहा, है ना। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि एटमॉस्फेयर नीचे से कोलिजन कर रही है और इसके अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि एटमॉस्फेयर हर तरफ से कोलिजन कर रही थी। पहले क्यों नहीं चिपक रहा था? पहले इस ढक्कन के ऊपर भी एयर कोलाइड कर रही थी, ऐसे भी टकरा रही थी और नीचे से भी टकरा रही थी, तो पहले कोई नेट फोर्स नहीं था। बट जैसे ही मैंने इसके अंदर की एयर हटा दी, मैंने अंदर से एयर निकाल दी, सक करके बाहर निकाल दी, अब सिर्फ एटमॉस्फेयर ऊपर से नीचे से टकरा रही है, यहां से टकरा रही है, पर ये राइट लेफ्ट नहीं जा सकता क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों टकरा रही है। तो अगर नीचे के मॉलिक्यूल इस पे ऊपर की तरफ धक्का मार रहे हैं तो ये मेरे हाथ पे चिपक जाता है। तो हो क्या रहा है कि सर इसके अंदर तो मॉलिक्यूल नहीं है, पर नीचे वाले मॉलिक्यूल इसको ऊपर धकेल रहे हैं, इधर से भी धक्का आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, पर यहां वाला फोर्स तो इससे बैलेंस हो गया। पहले क्या हो रहा था? पहले ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से, राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले से, आगे वाला फोर्स पीछे वाले से हो रहा था। पर जैसे आपने एयर निकाली और मैंने इसको हाथ पे ऐसे रख दिया, तो ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, अब सिर्फ नीचे से फोर्स लग रहा है, इसलिए ढक्कन मेरे हाथ पे ऐसे चिपक जाता है जाके। बात समझ में आ गई? तो यानी कि इससे थोड़ा सा फील आता है कि एटमॉस्फेयर हाँ कुछ तो लगाती है। तो वो कोलिजन्स हम ऐसे दर्द से नहीं महसूस करते, बट इस एक्सपेरिमेंट से, ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट से हम महसूस कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर, तो हमें मेन चीज ये समझ में आती है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाती कैसे है? बाय कोलिजन्स, है ना। एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसे लगाती है? एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसे लगाती है? सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल, कैसे लगाती है? सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है, ये कैसे प्रेशर लगाती है? तो आप इसका क्या जवाब दे सकते हो? ये कैसे प्रेशर लगाती है? बाय मींस ऑफ कोलिजन। तो पहला इसका जवाब क्या हो जाएगा? बाय कोलिजन्स। कैसे? कोलिजन से कैसे लगा सकती है? भाई आप लोग जानते हो, जब भी कोई चीज कहीं टकराती है, इवन मैंने भी आप लोगों को मोमेंटम वगैरह में पढ़ाया था, एक बॉल दीवार पे जाके टकरा रही है, उसका मोमेंटम बदल रहा है, वैसे ही मॉलिक्यूल्स हमसे टकराते हैं, उनका मोमेंटम बदलता है। मोमेंटम बदलता है, टाइम से डिवाइड करो, फोर्स आता है। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इज फोर्स, यानी कि बाय कोलिजन। कोलिजन होने से क्या होता है? कोलिजन होने से मोमेंटम चेंज होता है। कोलिजन होने से क्या होता है? मोमेंटम चेंज होता है। और मोमेंटम का जब हम चेंज पर यूनिट टाइम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। तो ये हम पे फोर्स लगाती है, और इसी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को अगर हम देखें, डिवाइडेड बाय क्या करें, इसी फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखें, डिवाइडेड बाय अगर हम एरिया कर दें तो हमें क्या मिलता है? प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर ये प्रेशर कोलिजन से लगाती है, वो हमसे टक्कर मारती है ना, वो हमसे टकराती है। जैसे कि हम हैं, हम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे लग रहा है? आसपास के मॉलिक्यूल्स हमसे टकरा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ कुछ मॉलिक्यूल कंसीडर कर लूं इस तरीके से, तो ये हमसे टकरा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इनका मोमेंटम बदल रहा है, इनका बदल रहा है तो हमारा भी, क्योंकि फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट है। ये हम पे फोर्स लगा रही है, हम इस पे लगा रहे हैं, है ना। इनका मोमेंटम चेंज हो रहा है क्योंकि हम इस पे लगा रहे हैं, और हमारा चेंज हो रहा है क्योंकि हम पे लगा रही है। तो ये हम पे हर तरफ से लगाती है, पर फिर सर हम आगे पीछे क्यों नहीं जाते? क्योंकि सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाते। जैसे कि अभी आपने ढक्कन में देखा, ढक्कन के ऊपर वाली एयर हटा दी मैंने ऐसे सक करके, है ना, हटा दी थी ना, तो ऊपर वाली मॉलिक्यूल्स नहीं बचे थे, तो इस पे नीचे से फोर्स लग रहा था, तो फोर्स ऊपर था, नेट फोर्स ऊपर था, तभी तो मेरे हाथ से चिपक गया, है ना। ऐसे ही अगर सर मैं यहां खड़ा हूं, आगे से एटमॉस्फेयर लग रहा है फोर्स, पीछे से एटमॉस्फेयर का फोर्स लग रहा है, यहां से फोर्स लग रहा है, वहां से लग रहा है, पर हम हिल नहीं रहे क्योंकि हर तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, सेम प्रेशर हम फील कर रहे हैं, हर तरफ से सेम प्रेशर फील कर रहे हैं। सर अगर मैं अपने आगे का एटमॉस्फेयर हटा दूं तो आप आगे की तरफ जाओगे, क्यों?
क्योंकि सर इधर वाले मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, इधर वाले मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, इनका फोर्स बैलेंस हो गया। अगर आपने आगे के मॉलिक्यूल हटा दिए तो आगे से कोलिजन नहीं होगा, पीछे से कोलिजन होगा, तो वो हमें क्या करेंगे, आगे की तरफ धकेल देंगे। अगर मैंने यहां वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वैक्यूम जानते हो, वैक्यूम जो भी मैं मुंह से ये एयर सक करके बाहर निकाल रहा था, वैक्यूम कहलाता है वो। वैक्यूम का मतलब एयर हटा दिया तो फिर मैं आगे की तरफ जाऊंगा। यानी कि सर अगर कोई आदमी ऐसे खड़ा है और पीछे तो एटमॉस्फेयर है, ऊपर भी है, साइड में भी है, आगे नो एयर है ना, तो कहां जाएगा, आगे की तरफ इसको धक्का लगेगा, या आगे की तरफ चला जाएगा। वो बहुत ज्यादा फोर्स से जाएगा बाबा, बहुत तेज फोर्स लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, कितना होता है मैं दिखाऊंगा भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, बट बहुत ज्यादा होता है ये। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर को ही हम ऐसा यूनिट में अगर एक्सप्रेस करें, अभी हमने यहां न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है, अभी हम अगर इसको ऐसा यूनिट में एक्सप्रेस करें तो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ साथ एक और नाम से जानते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं PA, यानी कि पास्कल। पास्कल के नाम से इनका हम लॉ भी पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हो इसी को हम पास्कल कहते हैं। ये ऐसा यूनिट भी कहलाती है प्रेशर की। ठीक है ना, इसी को हम ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर भी कहते हैं, जिसको आप पास्कल भी बुलाते हो। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो पता है कितना है, एटमॉस्फेयर हम पे अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं एट सी लेवल, जहां पे अभी हम खड़े हैं इसको हम सी लेवल अगर बोल दें, एट सी लेवल जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर मैं PATM से लिख दूंगा या फिर ऐसे P0 लिख दूंगा, आप समझ जाना इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई भी सिंबल यूज करना, बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, जो बहुत ज्यादा है भाई। ये बहुत ज्यादा प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर हम पे लगाती है सी लेवल पे। सी लेवल पे यहाँ समुद्री जो लेवल होता है ना, आप जहां समुद्र को देखते हो, वो जो उसका लेवल होता है उसको सी लेवल कहते हैं, यानी ग्राउंड लेवल भी आप कह सकते हो फिलहाल के लिए, क्योंकि कई जगह हैं जो समुद्र से काफी ऊंचाई पे हैं, कहीं थोड़ा सा डीपर पॉइंट्स भी हैं, तो यानी कि समुद्र सबसे, हम समुद्र को बिल्कुल जीरो लेवल मान लेते हैं, उससे ऊपर पॉजिटिव लेवल, ज्यादातर चीजें उससे पॉजिटिव हाइट पे है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी लेवल बोलेंगे। तो सी लेवल पे इतना होता है। तो सर ऐसा क्यों है, सी लेवल क्यों पढ़ाया, यानी कि सर हाइट के साथ वेरिएशन भी होता है जी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ वेरी भी कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं वेरिएशन विद हाइट, तो कैसा वेरिएशन है, वेरिएशन विद हाइट, हाइट के साथ इसका वेरिएशन आपको नजर आएगा, यानी कि हाइट के साथ ये कम होता जाएगा। ऐसा क्यों है सर, हाइट के साथ कम क्यों होता जा रहा है ना, नहीं होना चाहिए सर, हाइट के साथ कम क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा चलो एक काम करो, ये मान लो ये मेरा सी लेवल है, ये समुद्र नजर आ रहा है, समुद्र के किनारे जो चीजें लोकेटेड है हम उसको सी लेवल में ले लेते हैं। मैं मान लेता हूं इसके आसपास कुछ लोग रहते हैं, है ना, तो ये सी लेवल हो गया। इसके आसपास के ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है वो कहां पे खड़ा है, सी लेवल पे खड़ा है, तो ये आदमी सी लेवल पे खड़ा है। और जैसे ही हाइट बढ़ती जाती है, कुछ लोग पहाड़ों पे भी रहते हैं, है ना सर, धीरे 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 सर हाइट बढ़ती गई, लोग हिल्स पे चले गए, है ना, हाइट बढ़ती चली गई, तो इसको सी लेवल नहीं कहेंगे, हिल्स है, हिल्स है, पहाड़ है, माउंटेन है, उस पे चले गए, तो यहां पे हाइट बढ़ गई। अब एक आदमी यहां पे खड़ा है, ठीक है ना, तो ये सी लेवल से काफी ऊपर है और ये सी लेवल पे है, सी लेवल से नीचे हम कुछ नहीं मान रहे, यहीं से कंसीडर कर रहे हैं। तो आप जानते हो जो सी लेवल है इसके आसपास बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर होती है, यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, यहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है भाई, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, यहां पे हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है ना, गैस की डेंसिटी कैसी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है। तो आप जैसे ऊपर जाते जाते हो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी घटती जाती है, ऊपर जाओगे तो आपकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्यों घट रही है, क्योंकि आप दूर जा रहे हो, अर्थ की सतह से, सरफेस से दूर जा रहे हो, तो ऊपर जाते जाते डेंसिटी डिक्रीज करती है, गैस की डेंसिटी डिक्रीज करती है। इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, अरे यार सोचो, यहां आपसे हजारों मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, यहां आपसे 50-60 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, वैसे इतना कम नंबर नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर है, मैं तो ऐसे हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ कि एग्जाम में लिखा हो 50-60 मॉलिक्यूल, नहीं भाई, यहाँ पे बहुत सारे कर रहे हैं। चलो मान लो यहाँ करोड़ों टकरा रहे हैं, यहाँ लाखों मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, अब ठीक है, तो यहाँ करोड़ों मॉलिक्यूल, यहाँ लाखों मॉलिक्यूल, अरे जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर भी तो लगेगा। यानी कि सर यहाँ ज्यादा कोलिजन है, यहाँ कम कोलिजन है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, डेंसिटी इज लेसर देन सी लेवल, तो सी लेवल से डेंसिटी बहुत ज्यादा
घट गई है, मॉलिक्यूल की डेंसिटी बहुत ज्यादा घट गई है, जिसकी वजह से लेसर कोलिजन्स होंगे, कोलिजन के नंबर कम हो जाएंगे। सर कम कोलिजन्स होंगे, हमसे अब इतने ज्यादा कोलिजन हो नहीं रहे हैं, लेसर नंबर ऑफ कोलिजन्स, कोलिजन्स के नंबर यहां पे घट गए। सी लेवल पे कोलिजन्स ज्यादा थे, है ना, तो यहां पे हाई कोलिजन्स रेट, हाई कोलिजन, यहां पे कोलिजन्स भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। हाई कोलिजन रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम बहुत सारे कोलिजन थे, और वहां लो कोलिजन रेट है ना, लेसर कोलिजन, तो लो कोलिजन रेट है, कम कोलिजन हो रहे हैं, इसलिए यहां पे प्रेशर कैसा होगा, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM क्या होगा, लेसर देन सी लेवल, सी लेवल से कम होगा, यानी कि जो भी हमने सी लेवल पे देखा था उससे कम यहां पे आपको प्रेशर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बहुत सारे प्रूफ भी हैं। आप लोग अगर कभी हिल स्टेशन जाते हो तो आप एक चीज देखते हो कि वहां पे ना खाने पीने में बहुत दिक्कत है। सर गए हो हिल स्टेशन, कभी गए होगे, आपने देखा होगा ज्यादातर क्या मिलता है वहां पे, खुल के बताओ मुझे, गए हो हिल स्टेशन, नहीं गए तो अलग बात है, पर सुना जरूर होगा, सबसे ज्यादा क्या मिलता है वहां पे, है ना। मैं समझ सकता हूँ आप क्या लिख रहे होगे ज्यादातर कमेंट्स में, मैगी मैगी मैगी। मैं भी थोड़े टाइम पहले होके आया था, मैंने भी देखा था वहां सारे में मैगी ही मिलती है, और तो कुछ मिलता ही नहीं। ज्यादा खाने पीने को चीजें मिलती नहीं है, सी लेवल पे तो बहुत कुछ मिलता है, बट जब आप हाइट पे चले जाते हो, माउंटेन्स पे, हिल्स पे चले जाते हो ना, हिल्स पे जाने के बाद खाने पीने की चीजें कम मिलती हैं, वहां खाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है? आप कहीं कहेंगे सर ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है, शायद ऊपर तक खाना पहुंच नहीं पाता। असली रीजन वो नहीं है, असली रीजन है कि वहां पे खाना बनाना भी बड़ा मुश्किल है, खाना गलता नहीं है जल्दी, एक्चुअली वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। तो जो खाना बनता है वो कैसे बनता है, आप अपने घर में खाना कैसे बनाते हो भाई, आप अपने घर में कुकर में खाना बनाते हो भाई, आपने देखा होगा चावल वगैरह बनते हुए देखे होंगे आपने, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके घर वाले ऐसे सीटी दिलवाते हैं ना, ऐसे प्रेशर कुकर सा होता है ना, तो उसके अंदर खाना क्या होता है, ऐसे खाना बन रहा होता है। जरूरी नहीं है प्रेशर कुकर, आप किसी में भी बना सकते हो, आप फ्राई पैन में भी बना सकते हो। मान लो आप कोई चीज बना रहे हो, एक पैन में आप किसी चीज को बना रहे हो, तो चीज कब बनेगी, जब आप इसको हीट करोगे और पानी होता है इसके अंदर, पानी के अंदर आप उसको बॉईल करते हो। ज्यादातर खाना पानी में ही बनाते हैं, मतलब अगर आपको चावल वगैरह बनाने हैं, दाल वगैरह बनानी है, खाना किस में बनाओगे, पानी तो डालोगे ना, पानी में ही तो करोगे ना, उसको बॉईल करोगे ना, बॉईल करना होता है। अब पानी का जो वेपोरेशन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना, पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। जब आप पानी को बॉईल करते हो तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, पानी का क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, पानी को बॉईल करने से टेम्परेचर बढ़ता है, तो पानी का प्रेशर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। हीट करने से पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है। कब होता है इवेपोरेशन, केमिस्ट्री में सुना है आपने, नहीं सुना तो याद रखो। बॉइलिंग कब होती है, इवेपोरेशन कब होता है उसके बाद, जब पानी का प्रेशर, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। यानी कि जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर, हम लोग मान के चल रहे हैं P0, जब आप इसको हीट करते हो, जब इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो ये उठने लगता है, उससे ज्यादा होने पे ये बॉयल हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही घट जाएगा तो कम टेम्परेचर पे भी पानी बॉयल हो जाएगा। आप कहते हो ना 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, वो सी लेवल पे। अगर आप हिल्स पे चले जाओगे, पानी 80-90 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाएगा, यानी कि वो इवेपोरेट होने लग जाएगा। ओ तेरी की, अगर पानी सर 80-90 डिग्री पे या 70 डिग्री पे बॉयल हो जाए तो हमारा खाना तो गर्म होगा ही नहीं। हम तो खाना गर्म करना चाहते हैं ना, हम खाने को गलाना चाहते हैं, उसके अंदर दाल गलाना चाहते हैं। अब इसलिए मैगी मिलती है ऊपर, क्योंकि मैगी जल्दी गल जाती है, वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले भी गल जाएगी, इसलिए मैगी बनाना आसान है, वहां पे मैगी जल्दी गल जाएगी। वहां दाल चावल राजमा बना के दिखाओ बस किया तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अरे गलने में टाइम लगेगा सर, बन तो जाएगा। तो यहाँ पे आप घर में 8-9 सीटियों में 4-5 सीटियों में राजमा बना रहे हो, वहां 20-25 सीटियों में बजेगा, ठीक है ना। ओके, मुंह से मत सीटी बजाना, कुकर की सीटी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सो आप लोग याद रखो कि भैया हाई प्रेशर कहां होता है, सी लेवल पे, वहां पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। ऊपर जाके आपका पानी जल्दी बॉयल होने लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। जब पानी का प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, पानी उड़ जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, खाना मुश्किल है। इवन ये भी होता है जब हम हिल्स पे जाते हैं तो कभी कभी कहते हैं ना वो नाक में से खून निकलता है, नक्सीर का फट जाना, सुना होगा आपने। वो फिनोमिना क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी ब्लड का एक प्रेशर है, बीपी जिसको आप बोलते हो, ब्लड प्रेशर, वो इस तरीके से मेंटेन किया गया कि एटमॉस्फेयर हमें दबा ना पाए।
नहीं तो एटमॉस्फेयर हमें यहाँ से फोर्स लगा रही है, यहाँ से लगा रही है, एकदम पतला पेज जैसा हो जाऊंगा मैं पिचक के, ठीक है ना, आप भी, ठीक है। हम कैसे बचे हुए हैं, हमारे अंदर ब्लड है, ब्लड का एक प्रेशर है जिससे वो हमें एटमॉस्फेयर से बचाती है, अंदर का प्रेशर बाहर वाले प्रेशर को बराबर करता है। तो अगर आप हिल्स पे चले जाओगे तो आपकी बॉडी का प्रेशर ब्लड का जो बॉडी का प्रेशर है वो एयर से ज्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जाएगा, तो ब्लड बाहर निकलने लग जाता है जब हमारा प्रेशर बढ़ता है। या हाई बीपी में भी आप देखते हो कई जगह से खून स्टार्ट हो जाता है निकलना, ब्लीडिंग कहते हैं जो होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारा फिनोमिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है। जस्ट फील लेने के लिए मैंने एक दो कंसेप्ट बताए, ज्यादा इतना पूछा नहीं जाता इससे, बट स्टिल आप लोगों को थोड़ा सा समझाया। अब चर्चा करेंगे दो तरीके के प्रेशर्स आप लोगों के बुक्स में, एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है, जिसमें एक होता है ये गॉज प्रेशर, जिसको गेज प्रेशर भी कई जगह बोला जाता है, गेज गोज जो मन करे आप बोलो भैया, मैं तो गॉज बोलता हूं, आप गेज बोल दो। इसके अलावा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट और गॉज प्रेशर क्या है, इनका क्या मतलब है, देखो भाई, अगर आप ऐसे समझना ध्यान से, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल प्रेशर, यहां पे एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो टोटल, एब्सोल्यूट का मतलब है टोटल। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, मान लो मैं अपने हाथ पे बोतल रख रहा हूं, तो मेरे हाथ पे बोतल रखने से पहले भी तो एटमॉस्फेयर कुछ प्रेशर लगा रही थी, अब बोतल रख रहा हूं तो मेरे हाथ पे दो प्रेशर लग रहे हैं, एक तो इस बोतल का प्रेशर और दूसरा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, बोतल का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर यानी कि टोटल। तो इसका मतलब है आप कह सकते हो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है टोटल प्रेशर, यानी कि अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें, दिस इज डिफाइंड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो भी लिक्विड या फ्लूइड या फिर जो भी सब्सटेंस पड़ा है, जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका प्रेशर, वो कोई भी फ्लूइड हो सकता है उसका प्रेशर, ठीक है। इस चैप्टर में मैं फ्लूइड पढ़ रहा हूं तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह फ्लूइड लिख देता हूं, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ध्यान से। इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, यानी कि टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस फ्लूइड का। और अगर हम गेज प्रेशर की बात करें तो गेज प्रेशर में या गोज प्रेशर में सिर्फ क्या है हमारा, ये सिर्फ फ्लूइड का प्रेशर है, यानी कि जो सिर्फ फ्लूइड लगाती है, हमें यहां एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नहीं देखना। यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अच्छा ये एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है, मतलब आप एब्सोल्यूट प्रेशर अगर आपको देख रखा है उसमें से अगर आप एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हटा दोगे तो गेज प्रेशर आ जाएगा। यूनिट दोनों की एटीएम है, अगर आप दोनों की यूनिट मेरी पास्कल है, दोनों की जो यूनिट है वो क्या है, मेरी पास्कल है, दोनों की यूनिट क्या है, मेरी पास्कल है, ओके। एक चीज और मुझे आपको बतानी है, जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे पढ़ रहे हैं तो आपने ये यूनिट जो मैं अभी बोल भी रहा था ये आपने सुनी होगी, एटीएम। एटीएम का मतलब क्या होता है, 1 एटीएम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहा गया 1 एटीएम, यानी कि 1 एटीएम का मतलब है 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल। दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर, दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर। जनरली एटमॉस्फेयर के प्रेशर को या फिर किसी गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कोई गैस कितना प्रेशर लगा रही है, एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रही है, उसके लिए इसको यूज करते हैं एटीएम। 1 एटीएम इज 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को 1 एटीएम भी कहते हैं, ठीक है, ओके। ऐसा यूनिट पास्कल ही है, याद रखना, पीए से लिखते हैं, ओके। अब हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में एक फ्लूइड का प्रेशर पढ़ना, उसका प्रेशर का वेरिएशन डेप्थ के साथ, गहराई के साथ क्या होता है इस पे चर्चा करना। एक लिक्विड का डेप्थ के साथ वेरिएशन क्या है, ये छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक वाटर बॉटल में भी अगर मैं कुछ होल्स कर दूं, मेरा यहां तक लेवल है इसका पानी का, आपको नजर आ रहा है, एक होल ऊपर कर दूं, एक होल नीचे कर दूं, एक होल यहां कर दूं, एक होल यहां कर दूं, अलग अलग छेद कर दूं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। सबसे बड़ी बात यह है आप फील कर सकते हो इसको छेद करके, एक छेद यहां, एक छेद यहां, एक छेद यहां, एक छेद यहां, मैंने 4 छेद कर दिए, ए बी सी और डी, ये 4 छेद कर दिए, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं 1 2 3 4 लिख देता हूं इन छेदों को, कुछ क्योंकि एबीसी मैं यहां यूज कर रहा हूं, 1 2, ये छेद तीसरा, ये चौथा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से लिक्विड बहुत ही धीरे आएगा, बिल्कुल सरफेस पे, हो सकता है बाहर आए भी ना, तो यहाँ पे बहुत ही धीरे 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 लिक्विड आएगा, है ना, बहुत ही धीरे 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 लिक्विड आएगा और नीचे गिर जाएगा। अगर आप दूसरे छेद की बात कर रहे हो, दूसरे छेद से अगर हम लिक्विड की बात करें तो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होगी और ऐसे आएगा। तीसरे छेद की बात करें तो यहाँ लिक्विड बहुत ज्यादा स्पीड से आ सकता है,
कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड से आ सकता है। अगर हम ध्यान से देखें यहां पे स्पीड बढ़ चुकी होगी, अगर आप लिक्विड ऐसे जाएगा और चौथे छेद से सबसे ज्यादा स्पीड से लिक्विड निकलेगा। ये चौथा छेद है यहां से सबसे ज्यादा। अब पहले सोचो ऐसा क्यों हुआ? क्या हम छोटी क्लास में भी ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं यहां प्रेशर बढ़ता जाता है, यानी कि लिक्विड्स में डेप्थ पे प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे आप गहराई में जाते हो। वेरिएशन विद डेप्थ, डेप्थ का मतलब है गहराई, ठीक है ना। हम जितनी गहराई में जा रहे हैं उतनी ज्यादा डेप्थ में हम जा रहे हैं सरफेस से डिस्टेंस। अगर हम बात करें भाई अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, ठीक है ना। इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस से। सरफेस का क्या मतलब होता है भैया? लिक्विड की सरफेस किसको कहते हैं? उसकी जो सतह है ऊपर वाली, ये सतह है, ये सरफेस है। यहां से जितना नीचे जा रहे हैं इसको डेप्थ कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सतह से सरफेस से उसका डिस्टेंस। ओके, समझ में आती है ये बात? तो आपको पता है जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है ना। आप लिख सकते हो प्रेशर क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट से भी क्लियर हो रहा है। प्रेशर इंक्रीजेस एज वी मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। और विद डेप्थ, हम ये भी लिख सकते हैं विद डेप्थ, डेप्थ के साथ आपका प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक। अंदर का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है तो चीजें हमेशा हाई प्रेशर से लो पे जाती है। पता है ना ये बात? कोई भी चीज मूव करेगी कैसे? क्या लो है कुदरत का, क्या नियम है भैया साइंस का? चीजें हमेशा जाएंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जहां हाई प्रेशर है वहां से चीजें मूव करती हैं लो प्रेशर। मैंने भी बताया भी था, अगर मेरी बॉडी का प्रेशर हाई हो जाए, बाहर का प्रेशर लो हो जाए तो खून बाहर निकलने लगेगा। बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाए, मेरा प्रेशर कम हो जाए तो चीजें मुझे ऐसे स्क्वीज करने लगेंगी, दबाव सा महसूस करेंगे। तो आप कह सकते हो प्रेशर इंक्रीजेस एज वी मूव डाउनवर्ड। सो नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होगा? 4 पे, फिर होगा 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, यानी कि प्रेशर एट 4 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट 3 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट 2 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट 1। ये हम फील कर सकते हैं या लिक्विड से, ठीक है ना। सबसे ज्यादा स्पीड से लिक्विड चौथे वाले होल से, सबसे नीचे वाले होल से जाएगा, ठीक है। चलो 1 पे प्रेशर होगा कितना, सबसे ऊपर प्रेशर होगा कितना, आप चर्चा करते हैं इस बारे में। सर यहां पे तो सरफेस है ना? जी है बच्चे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सरफेस ही है, और सरफेस के ऊपर तो कोई लिक्विड है नहीं, सरफेस के ऊपर तो कोई लिक्विड है नहीं, यानी कि यहां पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर लगा रही है। और वो कितना प्रेशर लगाती है? P0। यानी कि सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? प्रेशर एट सरफेस। अगर आप ध्यान से देखोगे लिक्विड की सतह पे प्रेशर एट सरफेस क्या लगा रही है? और कोई प्रेशर तो है नहीं। यहां पे एब्सोल्यूट बोलूं या गेज प्रेशर बोलूं वो सेम ही होगा। वो कितना हो जाएगा? P0, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, जिसको आप 1 atm भी कह सकते हो। डिपेंड करता है आप कहां पे खड़े हो, सी लेवल पे या कहीं और। इसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हो, ठीक है ना। 1.01 × 10⁵ अगर सी लेवल पे हो रहा है एक्सपेरिमेंट तो प्रेशर एट सरफेस सिर्फ P0 होगा। अब आप जैसे जैसे नीचे जाते हो प्रेशर बढ़ता जाता है। मान लेते हैं आप नीचे चले गए, कितना नीचे चले गए? आप कुछ डिस्टेंस चले गए यहां से इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं D, ठीक है ना। मैंने बोला आप H डिस्टेंस नीचे चले गए। आप कितना डेप्थ नीचे चले गए? H। तो यहां पे एक प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना प्रेशर बढ़ जाएगा? जैसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना mgh, यहां पे mgh नहीं बोलना। और पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने पे बढ़ती है, प्रेशर नीचे जाने पे बढ़ता है। यहां पे mgh नहीं बोलना है, यहां पे बोलना है ρgh, ठीक है ना। कितना प्रेशर बढ़ता है नीचे जाने पे? यहां लिक्विड कितना प्रेशर लगा रही है? लिक्विड का एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लग रहा है? लिक्विड कितना प्रेशर लगा रही है? ρgh। तो यानी कि डी पे 2 प्रेशर है, एक तो लिक्विड का, एक एटमॉस्फेयर का। तो अगर मैं यहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर की बात करूं डी पॉइंट पे, मैं पीडी जो लिख रहा हूं इसका मतलब है टोटल प्रेशर, है ना। जो डी पे टोटल प्रेशर है वो कितना है? ये कितना हो जाएगा? जो एटमॉस्फेयर लगा रही है प्लस जो लिक्विड लगा रहा है यानी कि फ्लूइड लगा रही है। तो लिक्विड क्या प्रेशर लगाता है यहाँ पे ये लगाता है ρg, और जितनी हाइट तक जा रहे हो। यहां रो क्या है? किसकी डेंसिटी है? यहां लिक्विड की डेंसिटी है। जो भी हमने यहां लिक्विड या फ्लूइड कंसीडर किया है, लिक्विड की डेंसिटी, यहां पे लिक्विड डेंसिटी मैंने लिख दिया।
ये डेंसिटी है लिक्विड की, यानी कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर है ना, क्योंकि यहां मैंने एटमॉस्फेयर और इस दोनों का एडिशन लिया, यहां टोटल प्रेशर इतना होगा, प्रेशर एट डी विल बी रो जी एच प्लस पी नॉट। तो यानी कि सर जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, हाँ मतलब इसके सामने वाले पॉइंट का प्रेशर सेम होना चाहिए, इधर वाले पॉइंट का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो सेम हॉरिजॉन्टल पे अगर आप जितने पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हो दे विल हैव सेम प्रेशर, ठीक है ना। सरफेस पे आप जो भी पॉइंट कंसीडर करोगे सब पे सेम प्रेशर है। यहां पे पूछूं पी नॉट, 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 तो एट सेम हॉरिजॉन्टल यू विल फाइंड सेम प्रेशर, है ना। आप कह सकते हो एट सेम हॉरिजॉन्टल, आप सेम हॉरिजॉन्टल पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, यहां पे हर जगह प्रेशर सेम है। आप नीचे जा रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है, पर राइट लेफ्ट जाने पे प्रेशर नहीं बढ़ता, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, लेफ्ट राइट जाने पे नहीं, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो एज वी मूव हॉरिजॉन्टल, है ना, as we move horizontal there will be same pressure, यानी कि कोई प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा, नो डिफरेंस, है ना, यहां पे कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है, सेम हॉरिजॉन्टल पे कोई प्रेशर का डिफरेंस नहीं है। बट जब आप नीचे जा रहे हो तो मैंने पहले ही लिखवाया था प्रेशर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, रो जी एच। मैक्सिमम प्रेशर कहां होगा, बोलो बॉटम ऑफ कंटेनर, क्योंकि इससे ज्यादा डेप्थ पे कुछ नहीं है। तो आप कह सकते हो कि सर मैक्सिमम प्रेशर यहां लगेगा, यहां पे आपको मैक्सिमम प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो मैक्सिमम प्रेशर विल बी एट बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना, बॉटम ऑफ कंटेनर पे मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा, बॉटम ऑफ कंटेनर विल हैव मैक्सिमम प्रेशर, यहां पे जो आपका प्रेशर है वो सबसे ज्यादा है, बॉटम के कंटेनर के सबसे बॉटम पॉइंट पे, और हर जगह सेम है, ऐसा नहीं है अलग है। मैं ए बी या सी तीनों जगह अगर डिस्कस करूंगा तो प्रेशर यहां पे क्या होगा, सेम होगा। अगर आप तीनों पॉइंट्स पे देखना चाहते हो तो आप जो प्रेशर यहां पे कंसीडर कर रहे हो वही यहां है, वही यहां है, यानी कि प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सी। और अगर आपको ये टोटल हाइट दे रखी है एच, अगर आपको ये टोटल हाइट दे रखी है एच, तो ये कितना हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। तो बॉटम पे अगर आप प्रेशर की बात कर रहे हो तो बॉटम पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच, जो हमारा सरफेस पे प्रेशर है प्लस रो जी एच, ये मेरा मैक्सिमम प्रेशर बॉटम पॉइंट पे, सबसे ज्यादा प्रेशर बॉटम पे, सबसे ज्यादा भाई, ठीक है, क्लियर है, मुश्किल नहीं है। सेम हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर सेम, ठीक है ना। मैं यहां फ्लूइड पे खड़ा हूं, मैं इधर जाऊंगा सेम प्रेशर, इधर जाऊंगा सेम प्रेशर, इधर जाऊं सेम प्रेशर, पीछे जाऊं सेम प्रेशर, नीचे जाऊं प्रेशर बढ़ गया, और नीचे जाऊं प्रेशर बढ़ गया, और नीचे जाऊं प्रेशर बढ़ गया, ऊपर आऊं प्रेशर घट गया, ऊपर जाऊं प्रेशर घट गया, ठीक है। तो फ्लूइड में नीचे ऊपर जाने से प्रेशर बदलता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे कोई फर्क नहीं है सर, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, कहीं भी देख लो यहाँ पे हर जगह प्रेशर सेम है, नीचे जाने पे बढ़ता है लिक्विड्स में, क्योंकि डेंसिटी तो हर जगह सेम है, ये वो नहीं है, गैस नहीं है, ये हमारा लिक्विड है, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा, रो जी एच। अच्छा ये याद रखना, अगर आप कंसीडर कर रहे हो, देखो ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। मान लेते हैं मैं इसके अंदर एक लिक्विड कंसीडर कर रहा हूं, मान लो मैंने यहां लिक्विड कंसीडर कर लिया, मैंने बोला यहां पे एक सरफेस है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट मैंने यहां बॉटम पे कंसीडर कर लिया, यहां पे एक पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया बॉटम पे, लेटेस्ट से एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लिया बॉटम पे, एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। इसको बोल दिया ए, इस पॉइंट को बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, और इसको बोल दिया डी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस भी मैंने कितना ले लिया, 2 सेंटीमीटर ले लिया, और मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या प्रेशर डिफरेंस होगा, पीबी माइनस पीए कितना होगा, तो क्या आंसर आएगा अगर मैं पीबी माइनस पीए की बात करूं, कितना आएगा, आप बोलोगे सर रो जी एच, है ना, और एच की वैल्यू आप बोलोगे 2 सेंटीमीटर। और अगर मैं बोलूं पीडी माइनस पीसी, तो पीडी माइनस पीसी भी रो जी एच ही होगा, यहां भी एच मेरा 2 सेंटीमीटर है, यानी कि फर्क नहीं पड़ता मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस लूं या इन दोनों का,
वो प्रेशर डिफरेंस सिर्फ इन दोनों के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं डिपेंड करता कौन ऊपर है कौन नीचे। यानी कि आप ये मत सोचना, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर डी पॉइंट का प्रेशर सबसे ज्यादा है तो पीडी माइनस पीसी शायद ज्यादा होगा। नहीं, पीडी माइनस पीसी वही होगा, कितना होगा पीडी माइनस पीसी, रो जी और इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। और चाहे वो दोनों पॉइंट यहां लोकेटेड है, ये भी अगर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है तो इन दोनों का भी प्रेशर डिफरेंस रो जी एच ही होगा। यानी कि प्रेशर डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स का और इन दोनों पॉइंट्स का सेम ही है, ठीक है ना। हाँ, मैक्सिमम प्रेशर यहां पे डी पे होगा। अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर कहां पे मैक्सिमम होगा, प्रेशर मैक्सिमम होगा एट डी पे। बट मैंने डी का प्रेशर नहीं पूछा, मैंने डिफरेंस पूछा है। डी का माइनस सी का बराबर होगा बी का माइनस ए का, ठीक है ना। डी का माइनस सी का बराबर होगा बी माइनस ए, यानी कि हमें सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस देखना है। इनका वर्टिकल डिस्टेंस और इनका वर्टिकल डिस्टेंस सेम है, सेम लिक्विड है, सेम जी है, तो हां दोनों जगह प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इवन कई बार सवाल ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, मान लो आपको ऐसे फ्लूइड दे दे और इस तरीके से आपको फ्लूइड दे दे और आपको ऐसे कोई पॉइंट्स दे दे, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, इस तरीके से 3 पॉइंट्स आपको दे दे और आपको बोले कि भैया ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है 3 मीटर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है 5 मीटर, ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है 4 मीटर, ठीक है ना। और अब आपसे पूछे पीबी माइनस पीए कितना होगा, ठीक है। और अब आपसे पूछे पीसी माइनस पीए कितना होगा, ठीक है। ये 2 चीजें पूछ सकता है, पीबी माइनस पीए और पीसी माइनस पीए। तो दोनों का आंसर आप जानते हो। अगर मैं पीबी माइनस पीए करूंगा तो मुझे ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, ये 4 है, तो यहां से आ जाएगा रो जी इंटू 4। और अगर आप बात करोगे कि सर अगर मुझे ए और सी के बीच में चाहिए तो क्या आएगा, रो जी इंटू 5, नहीं। अगर आप सी और ए को कंपेयर कर रहे हो तो आपको ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, आपको सी और ए के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, आपको तो वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। यानी कि जो प्रेशर बी पे है वही सी पे है। पीबी और पीसी तो सेम है ना यहाँ पे, याद करो, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल पे है। पीबी और पीसी यहाँ पे बराबर है, यानी कि अगर आप पीसी माइनस पीए निकालो या पीबी माइनस पीए निकालो एक ही बात है। यानी कि रोजी 5 नहीं आएगा, ये भी रोजी 4 ही आएगा, क्योंकि पीबी पीसी बराबर है। आपको ये डिस्टेंस नहीं देखना, आपको ये डिस्टेंस देखना था। ऑल्दो आपको इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है पर डिस्टेंस ये लेना है, तो यानी कि यहां भी आपको रो जी इंटू 4 ही मिलेगा। यानी कि प्रेशर डिफरेंस जो वहां आया था वही प्रेशर डिफरेंस ये आया था, और फॉर्मूला अपना यही है, डेप्थ के साथ बढ़ता है रो जी एच बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, एच डेप्थ के साथ रो जी एच, 2h के साथ रो जी 2h। मैक्सिमम कहां होता है, बॉटम ऑफ द कंटेनर पे, ठीक है। ओके, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो वहां पे कह रहा है कि जो प्रेशर है बॉटम पे, किसी टैंक के बॉटम पे जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो अभी हमने देखा था प्रेशर जो बॉटम पे होता है वो क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ये टोटल प्रेशर है, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर है। अगर आपसे गेज प्रेशर कहता तो सिर्फ रो जी एच होता। सो आप देख सकते हो किस पे डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करता है। अगर आप जी को चेंज कर दोगे प्रेशर बदल जाएगा। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम उस पर भी करता है कि कितनी हाइट है, इस पे भी डिपेंड करता है। एरिया, हाइट का मतलब यहाँ डेप्थ के साथ ही है कि कितनी हाइट पे आप ले रहे हो। एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस, अगर हम ध्यान से देखेंगे क्या प्रेशर एरिया पे डिपेंड करता है, क्या एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया तो कहीं भी नहीं आ रहा सर फॉर्मूले में। और नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर का मतलब है यहाँ डेंसिटी की बात कर रहा है, यहाँ डेंसिटी को नेचर से दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हाँ, डेंसिटी पे कर रहा है, हाइट पे कर रहा है, एक्सेलेरेशन पे कर रहा है। एरिया पे कहां कर रहा है, एरिया पे नहीं कर रहा, एरिया पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। एरिया पे क्या डिपेंड करेगा, फोर्स। आपके पास कोई कंटेनर है, अगर आपका बॉटम का एरिया ए है, आपकी लिक्विड की हाइट h है, लिक्विड की हाइट क्या है, h है, यहां पे प्रेशर P नॉट है, ठीक है। तो आप बॉटम पे प्रेशर कितना लिख सकते हो, बॉटम पे जो प्रेशर है वो P नॉट प्लस रो जी एच है। अगर आप फोर्स पूछ रहे हो, फोर्स एट बॉटम, हाँ वो एरिया पे डिपेंड करेगी, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए आपको प्रेशर इंटू एरिया करना है ना, क्योंकि फोर्स यहाँ पे थ्रस्ट ही है जो डाउनवर्ड लग रहा है, परपेंडिकुलर ही लग रहा है। यानी कि यहाँ थ्रस्ट या फोर्स एट बॉटम की बात करेंगे तो जो भी आपका प्रेशर लगेगा बॉटम पे इनटू आप कह दोगे एरिया कर दो,
ठीक है ना, इनटू क्या कर सकते हैं हम, एरिया कर सकते हैं, यानी कि वो आ जाएगा मेरा पी नॉट प्लस रो जी एच और मल्टीप्लाई बाय एरिया, और मल्टीप्लाई बाय एरिया, यानी कि बॉटम पे जो फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है पर प्रेशर नहीं करता है। यहां पे जरूर लिख लेना, एरिया पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता, यानी कि इसका आंसर है यही है, फोर्स डिपेंड करेगा पर ये नहीं, ठीक है ना, फोर्स करेगा पर ये नहीं करने वाला। ओके, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ये नहीं करेगा। ओके, डन। द प्रेशर ऑन अ स्विमर 40 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर एट सी लेवल इज, यानी कि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कहता क्या है कि अगर आप सी लेवल पे जा रहे हो, यानी कि वाटर की अगर हम बात करें तो हमें पता है सी लेवल पे प्रेशर होता है पी नॉट, जिसको आप 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल कहते हो अप्रोक्सीमेटली, कई बार इसको 10 की पावर 5 पास्कल लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। सो आपको पता है यहां प्रेशर ये है, आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। वाटर में आप ध्यान से देखना 10 मीटर जाने पे क्या होता है, सबसे पहले ये सोचो 10 मीटर जाने पे क्या होता है, पानी में 10 मीटर गहराई पे क्या होता है, हम ये देखते हैं। अगर हम नीचे जाएंगे तो आप जानते हो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मैं P1 देख लेता हूँ, ठीक है ना, मैं एट 10 मीटर देखता हूँ, तो 10 मीटर पे क्या होता है, अगर आपका प्रेशर P1 है तो वो कितना हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है ना। P नॉट आप जानते हो 10 की पावर 5 पास्कल लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई यूनिट में 1000 होती है, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, एच की वैल्यू यहाँ पे 10, ठीक है ना, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 10। ओ ये तो हो गया 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 5, यानी 2 इंटू 10 की पावर 5। ओ अच्छा, समझना सरफेस पे प्रेशर कितना है 10 की पावर 5, नीचे जाने पे 10 मीटर नीचे जाने में 2 इंटू 10 की पावर 5, यानी कि हर 10 मीटर के साथ प्रेशर 1 एटीएम बढ़ता है, यानी कि वाटर की सतह पे है, सरफेस पे प्रेशर 1 एटीएम है, यानी 10 की पावर 5 पास्कल है अप्रोक्सीमेटली। 10 मीटर जाने पे प्रेशर डबल हो जाता है, यानी कि पानी से 10 मीटर नीचे जो प्रेशर लगता है वो 2 गुना हो गया, यानी कि पहले तो था ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस पे, अब डबल हो गया। अगर आप 20 मीटर चले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना, 3 टाइम्स। अगर आप 30 मीटर नीचे चले जाओगे तो 4 गुना, है ना। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 40 मीटर नीचे चले जाओ। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 40 मीटर नीचे जाने पे जो प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी इंटू 40 होगा। ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा, पी नॉट 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 है और ये 40 है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 और 4 इंटू 10 की पावर 5, यानी कि 5 गुना, 5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। 10 मीटर नीचे जाने पे 2 गुना हो जाता था, 20 मीटर नीचे जाने पे प्रेशर 3 टाइम्स एटमॉस्फेरिक हो जाता था, तो 40 मीटर नीचे जाने पे कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स। तो आप देख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, इतना आप लोगों का प्रेशर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ओके, कंटेनर इन लिफ्ट, ठीक है ना, अगर कोई कंटेनर लिफ्ट में रखा हो तो क्या हो भाई, ये हम लोग देख सकते हैं, हम इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन भी देख सकते हैं, बट अभी हम लिफ्ट का वर्टिकल मोशन ही देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वाला भी मैं बताऊंगा, बट अभी हम सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे मैंने एक कंटेनर रख दिया, यहां पे मैंने एक कंटेनर रख दिया, और कंटेनर में रखा क्या, लिक्विड। कंटेनर में क्या रखा, यहां पे एक लिक्विड रखा। ओके, सो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, आपको पता है यहां से इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता था, G प्लस ए। याद है हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ा था, अगर कोई लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो वेट बढ़ जाता था, इफेक्टिव एक्सेलरेशन याद रखना G प्लस ए हो जाता है। यानी कि यहां पे आप कह सकते हो, जो हमारा 2 पॉइंट के बीच में अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं इस पे बोलूं A और B, तो यहां से अगर हम PB माइनस PA करेंगे तो वो रो जी एच नहीं होगा, वो होगा रो जी इफेक्टिव इंटू एच। अभी तक हम PB माइनस PA रो जी एच लिख देते थे, है ना, PA का मतलब है एटमॉस्फेयर वाला ही प्रेशर, बट अब जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो G इफेक्टिव इंटू एच हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से PB माइनस PA कितना आ जाएगा, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो आ जाएगा PB माइनस PA कितना आ जाएगा, रो G प्लस ए इंटू एच। क्या ये बढ़ गया, यानी कि अब प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया, यानी कि अब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो गया। आप देख सकते हो अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो इट इंक्रीजेस, प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया है, इंक्रीज, यानी कि यह प्रेशर बढ़ जाता है, बॉटम पे प्रेशर ज्यादा लगने लगेगा। उसी तरीके से अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है
अगर लिफ्ट मेरी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो क्या होगा, सॉरी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर तो हमने कर लिया ना, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हुआ तो क्या हो जाएगा, तो मेरा जी इफेक्टिव क्या हो जाता है जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करती है, तो जी माइनस ए। तो यहां से अगर मैं 2 पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूं, वही ए और बी, तो यहां से जो प्रेशर डिफरेंस है पीबी माइनस पी ए, वो रो जी माइनस ए इंटू एच हो जाएगा, यानी कि डिक्रीजेस। तो लिफ्ट अगर नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो प्रेशर डिफरेंस घट जाएगा। तो आप देख सकते हो कंटेनर में जो प्रेशर डिफरेंस है या बॉटम पे प्रेशर है, वो अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है नीचे कर रही है तो फर्क पड़ता है, क्योंकि जी बदलता है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या बदल रहा है, रो बदल रहा है, एच बदल रहा है, या जी बदल रहा है, जी बदल रहा है। और जी चेंज हो रहा है, वो जी प्लस ए हो रहा है लिफ्ट के ऊपर एक्सेलरेट करने पे, जी माइनस ए हो रहा है नीचे करने पे। तो यानी कि ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा, नीचे करेगी तो घटेगा। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो एक्सेलरेशन जीरो है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन होना चाहिए ऊपर या नीचे, अगर एक्सेलरेशन है लिफ्ट में तभी प्रेशर डिफरेंस बदलता है। देखो यहां पे एक सवाल है, इस तरीके के सवाल भी बहुत कॉमन है। इफ हाइट ऑफ द लिक्विड इन ऑल कंटेनर्स आर सेम, द मैक्सिमम प्रेशर एट बॉटम विल बी। तो आपको पहले तो डायग्राम में हाइट सेम लग नहीं रही है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, पहले हाइट सेम बना देता हूं, ठीक है ना। थोड़ा डायग्राम ऐसे बना है, हाइट सेम लग नहीं रही ना, तो मैं सेम हाइट बना देता हूं। तीनों ही कंटेनर में सेम हाइट है, तीनों का अलग अलग आप देख सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, बट तीनों कंटेनर अलग अलग दिखते हैं। पर तीनों में मैं हाइट क्या मान लेता हूं, सेम। मैं कह देता हूं जो हाइट इसमें है h, वही हाइट इसमें है h, वही हाइट मैंने इसमें कंसीडर कर ली h। वो बोल रहा है किस केस में प्रेशर बॉटम पे सबसे ज्यादा लगेगा प्रेशर। तो ऑब्वियसली अगर तीनों जगह हाइट सेम है तो जो यहां पे प्रेशर होगा वो होगा रो जी एच, और यहां पे जो प्रेशर होगा वो भी कितना होगा, रो जी एच। यहां पे भी प्रेशर होगा रो जी एच प्लस पी नॉट जरूर लिख देना, क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेयर भी लगा रही होगी। तो तीनों में ही सेम प्रेशर होगा बॉटम पे, क्योंकि प्रेशर तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है और यहाँ पे डेंसिटी सेम ले रहे हैं, ठीक है ना। इफ द हाइट ऑफ द लिक्विड इन ऑल कंटेनर सेम, यहाँ सेम लिक्विड मान के चल रहा है, लिक्विड अलग नहीं दिया है, तो यानी कि तीनों में ही प्रेशर सेम होगा। तो आपका क्या आंसर आएगा, किस केस में प्रेशर मैक्सिमम लगेगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों में ही प्रेशर सेम होगा। यहाँ पे तीनों ही केस में प्रेशर बॉटम पे जो होगा वो सेम होगा, यानी कि नन ऑफ दीज होगा। पर नन ऑफ दीज क्यों है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों ही कंटेनर की हाइट यहां पे बराबर है, इसलिए प्रेशर हर जगह पे कैसा है, बॉटम पे सेम है। जहां पे बीकर्स का सेम फ्लूइड हो, हाइट हो और बेस एरिया हो, मतलब सेम फ्लूइड लिया हमने, सेम हाइट पे और सेम बेस एरिया पे। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है जैसे कि मान लो मैं आपके सामने यहां 3 बीकर बनाता हूं। सबसे पहले एक सिंपल सा बीकर है ना, एक सिंपल सा बीकर जो बिल्कुल ऐसे दिखता है। फिर एक बीकर मैं ऐसे बनाता हूं जिसका बेस एरिया सेम है, मतलब बॉटम से बेस एरिया इसका सेम है, बट ये बीकर ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसका बॉटम एरिया तो सेम है, बट ये आपका बीकर कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। और तीसरा बीकर इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है ना। इसका भी अगर हम ध्यान से देखेंगे बॉटम एरिया हम सेम ही रखेंगे और इस तरीके से इसको बना देते हैं। बॉटम एरिया सेम है भैया, तीनों बीकर का नीचे वाला एरिया अभी भी मैं बार बार बता रहा हूं वो सेम है, ए तीनों का एरिया ए ले लिया मैंने, ठीक है। तीनों को किसी सरफेस पे रख देते हैं दिखाने के लिए कि तीनों सेम सरफेस पे पड़े हैं, और तीनों में सेम हाइट भर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें भी वही हाइट, इसमें भी वही हाइट, इसमें भी वो हाइट। तो आप एक चीज तो फील कर रहे होगे ना, सबसे ज्यादा पानी किसमें होगा। अगर मान लो तीनों में पानी है, हालांकि आप कोई और लिक्विड भी ले सकते हो, अगर आप पानी भी मानो तो सबसे ज्यादा लिक्विड किसमें है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें है। ऑब्वियस सी बात है सर, ये थोड़ा सा बेस एरिया सेम था, हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, इसके अंदर ज्यादा पानी आ जाएगा, क्योंकि इतना वॉल्यूम, जो इतना वॉल्यूम है वो ये है। देखो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी तो आ गया ना, है ना। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसके वॉल्यूम को इससे कंपेयर करोगे तो इतना वॉल्यूम घट गया है यहाँ से, यानी कि डेफिनेटली सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसमें है, ठीक है। तो जस्ट फील कराने के लिए मैंने ये बनाया था, बट आपको समझना पड़ेगा सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसमें, सबसे कम वॉल्यूम इसमें, और इसमें तो इन बिटवीन वॉल्यूम होगा, है ना। अगर मैं इसको कंटेनर 1 कह देता हूं, इसको कंटेनर 2, इसको 3। तो अगर प्रेशर आप कंपेयर कर रहे हो बॉटम पे, प्रेशर एट बॉटम अगर आपसे कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो तीनों पे सेम होगा, क्योंकि हाइट सेम है, हाइट तीनों की सेम ली गई है, सेम लेवल पे लिए गए हैं, तो प्रेशर बॉटम पे सेम होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है ना। पी नॉट प्लस रो जी एच ये बॉटम पे प्रेशर होगा, और तीनों में ही सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम हाइट पे हम कंसीडर कर रहे हैं।
बट अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात पूछूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपने ऑलरेडी मुझे बताई थी। वॉल्यूम किसमें सबसे ज्यादा थी? वॉल्यूम जो कंटेनर 1 का वॉल्यूम था, अगर हम ध्यान से देखेंगे 2 का और 3 का, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम था वो कंटेनर 2 में था। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2 इज ग्रेटर देन 1। और सबसे कम वॉल्यूम, सबसे कम तो इसी में है, सबसे कम तो इसी में है ना वॉल्यूम, है ना? ओके। अच्छा, फोर्स की अगर बात करी जाए तो एक चीज याद रखना, फोर्स अगर आपको कभी निकालने के लिए आए तो याद रखना फोर्स वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। फोर्स क्या है? एक तरीके से mg, और डेंसिटी तीनों की सेम है। फोर्स क्या है? एक तरीके से mg और तीनों की डेंसिटी सेम है, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। फोर्स यही लगता है बॉटम पे हमेशा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है ना? मास को मैं क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यानी कि सर सबसे ज्यादा जो फोर्स है ना वो किस पे लगेगा? फोर्स जो बॉटम पे लगेगा ना, सबसे ज्यादा किस में लगेगा? सेकंड में, फिर फर्स्ट में, फिर थर्ड में। अब कई बच्चे यहां जरूर नर्वस हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ऐसा क्यों? सर फोर्स तो प्रेशर इंटू एरिया होता है ना, सर प्रेशर तो तीनों में सेम है ना, तो सर एरिया भी सेम है ना, तो सर फोर्स क्यों नहीं सेम है ना? दिमाग में आ रहा होगा, सर ऐसा कैसे हो गया? अभी तो आपने बोला था प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो जाता है, बोला था ना? हाँ सर, और सर तीनों का एरिया सेम है, तीनों का प्रेशर सेम है बॉटम पे, तो फोर्स सेम होना चाहिए। अब आप कह रहे हो फोर्स mg के इक्वल होना चाहिए, ये तो हमने न्यूटन लॉ में पढ़ा है, फोर्स mg के इक्वल होना चाहिए, ये भी गलत नहीं कह रहा। अरे नीचे कितना फोर्स लगाओगे? mg लगाओगे। तो सर ये दिक्कत कैसे आई? दिक्कत ऐसे आई, समझना इसको ध्यान से, थोड़ा सा फील करना कि बेटा अगर मैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को यहां से देखूं ऐसे ऐसे, ये कहां फोर्स लगा रहे होंगे? साइड पे कहां लगा रहे होंगे? ऐसे। और बॉटम पे कहां लगा रहे होंगे? ऐसे। आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे और साइड पे ऐसे लगा रहे होंगे। तो आप देख सकते हो ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना? ये देखो जो साइड्स पे फोर्स लग रहे हैं, ये वाले और ये वाले जो साइड वाले फोर्सेस हैं वो कैंसिल हो गए, बॉटम वाले ऐड हो गए। जो बॉटम वाला फोर्स है, इन्हीं सब फोर्सेस को अगर आप ऐड करोगे तो पता है कितना आएगा? P नॉट प्लस रो जी एच, है ना? P नॉट प्लस रो जी एच। मैं थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर को यहां से हटा देता हूं, मैं सिर्फ गेज प्रेशर को देखता हूं। मान लेता हूं एटमॉस्फेयर नहीं है, मैं सिर्फ लिक्विड का प्रेशर देख रहा हूं। चलो मैं मान लेता हूं एटमॉस्फेयर को भूल जाओ ना यार, सिर्फ गेज प्रेशर देखो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा रो जी एच इंटू प्रेशर इंटू एरिया, है ना? रो जी एच इंटू एरिया, यही एक्चुअली mgh बन जाएगा। इसी को आप mgh कह सकते हो, ठीक है ना? इसी को आप क्या बोल सकते हो? mgh कह सकते हो। कैसे कह सकते हो? डेंसिटी क्या होता है आपको पता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू हाइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आप इसको लिख रहे हो m/ah और इसको लिख रहे हो gh इंटू ah कट जाएगा, तो यही मेरा mg बन जाएगा। अरे हाँ, यानी कि सर ये तो mg बन गया, नीचे जो फोर्स लग रहा है mg है और साइड से कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो यहां भी बॉटम पे सेम ही फोर्स लगेगा, नीचे क्या लगेगा? mg, और यहां भी फोर्स कितना लगेगा? सर वही वाला mg। अरे सर हाँ, तो तीनों में फोर्स तो mg लगना चाहिए। बट एक्चुअली यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक एक्स्ट्रा फोर्स देगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक्स्ट्रा फोर्स देगा इधर की तरफ, ये फोर्स भी ऐसे देगा। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, फोर्स परपेंडिकुलर लगता है। यहां परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लग रहा था, आप देख सकते हो जो सीधा वाला बीकर है इस पे फोर्स ऐसे लग रहा था साइड्स पे, और जो ऐसे टेढ़ा वाला बीकर है ना इस पे फोर्स ऐसे लग रहे हैं साइड पे ऐसे। तो ये फोर्स क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ बीकर को दबाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ फोर्स बढ़ा देंगे। तो यानी कि यहां सिर्फ mg था, या mg प्लस एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। एक्चुअली इसका मास m नहीं है, ज्यादा है, इसलिए mg प्लस एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। जो ये वाले फोर्स है इनका कंपोनेंट है नीचे। तो आप समझ सकते हो यहां पे साइड से भी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, यहां साइड से कोई नीचे की तरफ फोर्स नहीं था, यहां है। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां फोर्स कैसे कम हो रहा है? क्योंकि यहां साइड से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, यहां से भी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा मॉलिक्यूल से, तो एक फोर्स का कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा। यानी कि जब ऐसे फोर्सेस लगेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि यहां एक फोर्स ऊपर है और mg नीचे है, तो यहां नेट फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि यहां जो वेट है वो कम हो जाएगा, यानी कि बॉटम पे फोर्स यहां घट जाएगा। तो आप लोग अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर तीनों कंटेनर को आप देख रहे हो, प्रेशर की बात करें तो सिर्फ हाइट देखना है, प्रेशर की बात करें तो एरिया से कुछ लेना देना नहीं है, मास से कुछ लेना देना नहीं है, हमें कुछ नहीं लेना क्या मास है, हमें कुछ नहीं लेना क्या वॉल्यूम है, हमें सिर्फ हाइट देखनी है। प्रेशर के लिए सिर्फ हाइट देखनी है, प्रेशर के लिए सिर्फ हाइट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेशर देखना चाहते हो कहीं भी, प्रेशर के लिए सिर्फ
हाइट देखो, सिर्फ हाइट देखो। अगर सिर्फ हाइट देख लोगे तो हो जाएगा। पर अगर आप फोर्स की बात करते हो तो फोर्स के लिए हम लोगों को मास चाहिए कि किस कंटेनर में सबसे ज्यादा मास है, और सबसे ज्यादा मास किस में है, इसमें, क्योंकि इसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। जिसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा उसका मास सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा मास है इसमें है, फिर इसमें है और फिर इसमें है। तो सबसे ज्यादा वेट किस में लगेगा, कौन से कंटेनर में, बोलो। सबसे ज्यादा वेट जो होगा इस कंटेनर में होगा। ओके, अब अगर मैं आपको ऐसे दूं, बीकर्स विद सेम फ्लूइड मास एंड डिफरेंट बेस एरिया, यानी कि अगर मास अलग हो और डिफरेंट बेस एरिया, हो सकता है सेम भी हो डिफरेंट भी हो, जैसे मर्जी ले लो, ठीक है ना। अगर आप डिफरेंट सेम बेस एरिया भी ले सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है डिफरेंट बेस एरिया लेना, सेम बेस एरिया ले लो। चलो एक काम करते हैं, मैं डिफरेंट की जगह सेम बेस एरिया ले लेता हूं, है ना। और अगर हम ध्यान से देखेंगे और यहां पे फ्लूइड मास अलग अलग है, मान लो मैं एक कंटेनर ऐसे ले लेता हूं, सपोज मैंने एक कंटेनर ऐसे ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर ऐसे ले लिया, एक कंटेनर हमने ऐसे ले लिया और एक कंटेनर ऐसे ले लिया। वही तीनों का बेस एरिया मैंने सेम ले लिया, जो बेस एरिया है तीनों कंटेनर का, इसका भी जो बेस एरिया वही इस तीनों कंटेनर का सेम है, ठीक है ना। पर मैं कह रहा हूं कि तीनों में क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे सेम फ्लूइड मास है। अगर मास सेम है यानी कि वॉल्यूम सेम है, तो अगर आप समझ रहे हो वॉल्यूम सेम है, तो अगर आप इस कंटेनर में इतनी वॉल्यूम ले रहे हो, तो क्योंकि ये कंटेनर, एक सेकेंड, ये कंटेनर तो सेम बन गया ना, 1 सेकेंड, ये कंटेनर सेम बन गया, इसको अलग से बना देते हैं। इस कंटेनर को हम ऐसे बना देते हैं ना, अब थोड़ा अलग हो गया ना, अब तीनों कंटेनर अलग अलग नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं सेम बेस एरिया, तो अगर इसकी वॉल्यूम इतनी है तो आप देख सकते हो सेम वॉल्यूम, क्योंकि सेम वॉल्यूम रखना है, सेम मास है, ये इतने में आ जाएगा। ऑब्वियसली इसका पानी अगर मैं पलटूंगा तो सेम हाइट नहीं जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम सेम है और इसका बेस एरिया नीचे का तो सेम है, पर ऊपर जाने के बाद इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। पहले लिक्विड ऐसे था, अगर मैं लिक्विड को थोड़ा सा ऐसे करूंगा, अगर मैं कंटेनर को ऐसे करूंगा तो हाइट कम होती जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो इसका बेस एरिया तो कम है, बट ऊपर जाते जाते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जा रहा है। इसी कंटेनर को अगर मैं इसमें पलट दूंगा तो इसकी हाइट आपको और ज्यादा मिलेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ हाइट मिल रही है, मान लेते हैं h1, यहाँ पे हाइट है कुछ h2, यहाँ पे हाइट है h3। तीनों का मास सेम है, तीनों की वॉल्यूम सेम है। आप सेम वॉल्यूम, अगर आप इस बीकर को इसमें पलट दोगे ज्यादा हाइट आ जाएगी, इस को यहां पलट दोगे, इस वॉल्यूम को यहां पलट दोगे तो हाइट कम आ जाएगी। इसको फील करो। तो डेफिनेटली अगर हम प्रेशर को कंपेयर करेंगे यहां पे, तो प्रेशर एट बॉटम, मैं बेस एरिया सेम लेके चल रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, बेस एरिया डिफरेंट नहीं ले रहा, यहां लिखा था डिफरेंट पर मैं सेम लेके कर, तो और मजेदार क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि तीनों में सेम मास है, हम कह सकते हैं प्रेशर एट बॉटम किस पे सबसे ज्यादा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, डेफिनेटली प्रेशर जो बॉटम पे होगा सबसे ज्यादा किस में होगा, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। तीनों में प्रेशर अलग है, सबसे ज्यादा प्रेशर किस में है, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, फिर उसकी, फिर इसकी। और फोर्स की बात करें तो मैंने कहा था और कुछ मत देखना, फोर्स के लिए तीनों का मास सेम है ना, तीनों की वॉल्यूम सेम है, V2 V1 V3, तीनों का मास सेम है, M1 M2 और M3। तो अगर आप प्रेशर की बात कर रहे हो तो अलग है, बट अगर आप फोर्स की बात कर रहे हो तीनों में सेम होगा, mg होगा, है ना, तीनों में mg होगा, यानी कि F1 F2 और F3 तीनों सेम होंगे। अगर तीनों कंटेनर में सेम मास है तो तीनों में जो हमारा फोर्स होगा वो सेम होगा। हो सकता है फ्लूइड भी अलग हो, पर मास अगर सेम है तो फर्क नहीं पड़ता, जो फोर्स लगेगा नीचे वो mg ही लगेगा। ये हम लोगों को याद रखना है। तो आप देख सकते हो ये दो अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं बट अलग अलग है। पहले क्वेश्चन में एक जैसा बेस एरिया था और हाइट सेम थी। हाइट सेम मतलब वॉल्यूम सेम नहीं हो सकती, हाइट सेम मतलब इसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा, उसकी सबसे कम और इसकी इन बिटवीन। और अगर मास सेम है और सेम बेस एरिया है तो डेफिनेटली आप क्या कहोगे, इस कंटेनर को यहां पर लटके देखो, इसकी हाइट ज्यादा आ जाएगी, उसमें पलटोगे तो कम आएगी, ठीक है ना। सो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। ओके, क्लियर। इसके अलावा होता है हमारे पास पास्कल्स लॉ। अब हम पास्कल्स लॉ को आज नहीं डिस्कस कर रहे, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पास्कल लॉ से जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। सो आज हम लोग क्या करेंगे, पास्कल लॉ के बारे में जस्ट पढ़ लेंगे कि पास्कल लॉ है क्या, और इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहां से हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज सिर्फ इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पास्कल लॉ से मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, प्लस और भी क्वेश्चन अभी कराऊंगा जो भी हम लोग बीकर वाले कर रहे थे, वैसे उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बट नेक्स्ट क्लास में। बट हाँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा सेल्फ रिवीजन जरूर करके रखें। आज फर्स्ट क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आज हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, आज हम लोगों ने प्रेशर का वेरिएशन पढ़ा, हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा,
हमने देखा क्या होती है डेंसिटी, कैसे दो लिक्विड्स को मिक्स करने से डेंसिटी बदल जाती है ना। जब उनका मास सेम हो तो क्या होता है, जब उनकी वॉल्यूम सेम हो तो क्या होता है। सेम मास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, जब सेम वॉल्यूम देखते हैं तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी के साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। प्रेशर की जनरल डेफिनेशन देखी थी, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, इसकी एसआई यूनिट देखी थी जिसको हम बोल रहे थे पास्कल। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम पे एटमॉस्फेयर कैसे प्रेशर लगाती है इस पे चर्चा किया। वेरिएशन विद हाइट पे चर्चा किया, कैसे वेरिएशन, हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर कम हो जाता है तो प्रेशर घट जाता है। एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का वेरिएशन डेप्थ के साथ कैसे होता है, और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। लिफ्ट में रख देंगे फ्लूइड को तो क्या होगा, ठीक है ना। सो आज थोड़ा बेसिक लेक्चर रखते हैं, थोड़ा मजेदार टॉपिक था आज का। जस्ट नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, थोड़े क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी इस चैप्टर की, तो आज हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली है। आगे जाएंगे, टॉपिक्स और बढ़ते जाएंगे, और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। सो आज इसको रिवाइज करके रखना। आप लोगों के लिए होमवर्क में क्या है, होमवर्क में हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं। होमवर्क में आप लोग जस्ट, मैं आज कहूंगा कि आप सेल्फ रिवीजन करना, एक बार जो भी मैंने आज पढ़ाया एक बार इसको अच्छे से करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट आएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तभी आगे का समझ में आएगा। कई बार क्या होता है, हम लेक्चर लंबा रखते हैं, कॉन्सेप्ट भी उसी में और बहुत सारे क्वेश्चंस भी, तो बच्चों का लैग कर जाता है। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास, बेसिक बेसिक फॉर्मुलाज पढ़ा दूं, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत मजेदार होने वाला है, तो उसके लिए बने रहे। ओके, सो सेल्फ रिवीजन, ठीक है ना। रिवाइज ऑल फॉर्मुलाज, जितना मैंने आज पढ़ाया है रिवाइज ऑल फॉर्मुला, सारे फॉर्मुलाज आप लोगों को रिवाइज करने। आज कुछ खास क्वेश्चंस नहीं कराए मैंने, आज जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास रखी है, आज हमने फ्लूइड्स को जस्ट स्टार्ट किया। सो आपसे उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आपने काफी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय एवरीवन।